शादी सीजन स्टार्ट हो चुका है ऑफिशियली, ठीक है, फुल शादी। और इस दफा तो मुझे भी एक इनवाइट आया है शादी पे, विच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट, क्योंकि लास्ट ईयर बल्कि पिछले 2 सालों में किसी ने इनवाइट नहीं किया था शादी में, तो मुझे थोड़ी सी मतलब फोमो हुआ मुझे कि यार क्यों नहीं कोई बुला रहा। खैर, शादी सीजन हमारा स्टार्ट हो चुका है और हम भी अक्सर, अब कुछ लोग हमें क्रेडिट देते हैं, कुछ लोग हमें ब्लेम करते हैं कि हर वक्त हम जो है वो रिलेशनशिप्स और कपल्स और बड़े एक्सप्लिसिट हम डिस्कशंस जो हैं वो करते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि यार जब शादी की बात हो रही होती है, रिलेशनशिप्स की बात हो रही होती है, तो हम रस्म व रिवाज की भी बात करते हैं, जेंडर रूल्स की भी बात करते हैं। इस सब में तो एक चीज इग्नोर हो रही होती है ना वो ये होती है, वो जो एक बच्चा होता है ना जिसके एग्जाम्स होते हैं शादियों में, वो बेचारा इतना निग्लेक्ट होता है, बेचारा इनवैलिडेट हो रहा होता है, और वो अपनी एडवर्सरी में ना बिल्कुल अकेला होता है। तो और उस बेचारे के साथ जो हो रही होती है ना कि एक तो शादी है, उसका एक अलग, सब एंजॉय कर रहे हैं, और वो बेचारा अपने एग्जाम की टेंशन लेके बैठा हुआ है, और फिर जो उसके ऊपर प्रेशर आ रहा होता है। मतलब शादियों में जो हमारे यहाँ चल रहा है वो हमारे यहाँ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ एग्जाम्स नहीं नॉर्मल हो रहे। व्हाट्स दैट यार? अच्छा, पहले तो बड़ी पर्सनल एक्सपीरियंस है तुम्हें बात कर रही हो, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि जब हमारा निकाह था तो तुम जब भी एग्जाम्स का टाइम ही चल रहा था तुम्हारा। यस एनीवे यार, ये एक्चुअली ना क्वेश्चन तो बड़ा कैजुअल सा लगता है, लेकिन इट हैज़ वेरी डीपर कॉनोटेशंस कि एग्जाम्स नॉर्मल क्यों नहीं हो रहे। लाइक अरसे से बच्चे एग्जाम्स देते आ रहे हैं लेकिन नॉर्मल नहीं हो रहे। अच्छा, इसका व्हाट आई फील ना इसका एक बहुत मेजर रीज़न ये है कि हमने बच्चों को वैल्यू ही इन टर्म्स ऑफ ग्रेड करना शुरू कर दिया। हम बच्चों को वैल्यू करते हैं कि बच्चा जो है वो कितना ग्रेड लेकर आ रहा है, और कोई अटैचमेंट है ही नहीं, और बच्चे का कोई मेट्रिक ही नहीं है कि हमने उनको गेज कैसे करना है। तो यही होता है कि जब एग्ज़ाम आने वाला होता है ना, तो ऐसे लगता है जैसे जैसे वॉर आ रही है, कर्फ्यू लग रहा है घर में। सीरियसली ठीक है, फ़ोन्स बैन कर दो, इस बच्चे की ज़िंदगी ख़त्म कर दो, ना दोस्तों से मिले ना किसी और से मिले, मतलब खाना है दरवाजे के नीचे से पुश करके खाना है कैदियों की तरह, इसको रोटी दो बस ठीक है, इसके अलावा इसको कुछ नहीं दो। बिकॉज पूरी फैमिली के लिए वो बड़ा इज्जत का मामला बन जाता है। जो बच्चा ग्रेड लेकर आ गया, इसका मतलब ये है कि भाई उसकी ने तो अपनी वैल्यू सेट कर ली। और जब पेरेंट्स ने या ओवरऑल फैमिली ने यही वैल्यू असाइन की हुई है, बच्चे ने अपने साथ भी कोई वैल्यू असाइन कर लिया कि अच्छा ठीक है, यही मैट्रिक है मेरा, अगर मुझे ए मिल गया तो मैं ए फॉर एक्सेप्टेबल हो जाऊंगा अपने पेरेंट्स के लिए, और अगर मुझे बी मिल गया या व्हाटएवर, ठीक है, कुछ और मिल गया तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होऊंगा। तो उसके लिए अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि उसमें एक फियर ऑफ फेलियर आना शुरू हो जाता है। वो कहता है यार अगर मैं इस एग्ज़ाम में फेल हो गया दैट मीन्स आई एम वर्थलेस। और अगर तो इस चक्कर में जो है वो बच्चा इतना परेशान होता है, सही है, मतलब हम पेरेंट्स जो हैं वो उसके लिए ये सिचुएशन नॉर्मल ही नहीं रहने देते, इतनी सीरियस कर देते हैं, इतनी टेंस कर देते हैं, और फिर उससे पूछते हैं, बेचारा इधर उधर फिर रहा होता है, उससे पूछते हैं बेटा व्हाई सो सीरियस, लेट मी पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। सही बात है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी माजरत करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा एक तो गला बैठा हुआ है और मुझे खांसी हो रही है, सो आपको खांसी सुनने को मिलेगी बैकग्राउंड में, और समटाइम्स इवन व्हेन आई एम टॉकिंग। सो एग्जैक्टली और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक तो हमारा निकाह तो चलो फिर ये था कि वो कुछ टाइम से प्लान हुआ था, और मेरे एग्जाम्स के बाद था। ऑल्दो आई वुड हैव रियली अप्रिशिएटेड अगर सबकी फ्लाइट्स और छुट्टियां और ये सारा कुछ मैनेज हो पाता और हम थोड़ा और टाइम ले सकते, लेकिन वो नहीं हुआ था। लेकिन एक बाजी की मेरी शादी हुई थी और मेरे 9th के बोर्ड के एग्जाम्स थे उस वक्त। वो जो मैंने उस पर मैंने बहुत शोर मचाया था कि भाई मतलब ये पहली शादी थी हमारे घर की, और वो अब होता ये है कि उसमें ना हाई अचीवर्स का एक अलग प्रेशर हो जाता है। अब मुझे ये हो रहा है कि मैंने जो ये इज्जत एस एक्सेप्टेबिलिटी अपनी कमाई है ये मैं जो है लूज तो नहीं करना चाह रही, और एट द सेम टाइम आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द वेडिंग एज वेल। तो मैंने वो भी तो एंजॉय करनी है, और वो तो मतलब वो बिल्कुल इस तरह से हुई थी कि बाजी की शादी के लाइक नेक्स्ट डे मेरा पहला पेपर, और पहला पेपर शुक्र है इस्लामियत का था। मुझे याद है कि मेरी तैयारी अच्छी खासी थी इस्लामियत की। इस्लामियत का था, हाँ आई थिंक कोई इस तरह के किसी सब्जेक्ट का था कि जिसकी आपकी तैयारी होती है, साइंस सब्जेक्ट का नहीं था। बट आई रिमेम्बर कि एक तो तैयारी वाला एस्पेक्ट तो एक तरफ है ना कि वो तैयारी है नहीं है वो तो एक अलग चीज है,
जो उसमें जो आपका एक इमोशनल टर्मोइल हो रहा होता है ना, उसमें ना चाहते हुए, जैसे मैं अभी तक ये कंप्लेन करती रहती हूँ अपने घर में, नोबडी केयर्स फॉर मी, किसी को मेरी जो है वो फिक्र नहीं है। अभी तक मेरा ये जो है ये गिला नहीं खत्म हुआ कि नोबडी कंसिडर्ड कि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। अब बीइंग अ किड मुझे ये थोड़ी याद है कि क्या रीजंस थे, क्योंकि अब नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या रीजंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या एक बच्चे के एग्जाम्स और सबकी फ्लाइट्स और छुट्टियां और ऑफिस और ये सारा कुछ कितने यानी आपकी मजबूरी हो जाती है ना, किस तरह से आपकी डेट्स डिसाइड हो रही होती हैं इवेंट्स की। नाउ आई गेट इट, बट आपको जो याद रह जाता है ना वो ये याद रहता है कि यू नो नोबडी केयर्ड, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये क्या बात हुई, शादी रख दी यार मैं व्हाट अबाउट मी। मैं तो बाजू को बोलती हूँ, मैं कहा आप चाहती, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता मैं आपकी शादी में आऊँ या ना आऊँ, बल्कि तुम और कहाँ जाओगी अगर तुम मेरी शादी में नहीं आओगी। बट यू नो यू रिमेम्बर द फीलिंग, क्योंकि जब आपकी वो एज चल रही होती है तो उसमें आपकी इमोशनल रेंज इतनी होती ही नहीं है ना, तो आपको यही इंटेंसिटी होती है आपकी, नोबडी केयर्स। यार ये एक तो एंगल है तुम्हारा डेफिनेटली। हाई अचीवर के साथ ना एक और बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का प्रॉब्लम होता है ना उनके साथ, ये तो कर ही लेगी। इसको जितनी मर्जी एडवर्स सर्कमस्टांसेस में फेंक दो, ये तो कर ही लेगी। मतलब दो नेक्स्ट लेवल है ना, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के बहुत लेवल्स हैं हमारे पास। हाई अचीवर्स के लिए डिफरेंट है। मतलब एक तो ये है ना कि अच्छा ये तो अच्छा ग्रेड ले आएगी, उसके बाद उनको एडवर्स सर्कमस्टांसेस में फेंक दो, क्योंकि इसमें भी ले आएगी, उसके बारे में कुछ करना नहीं है लेकिन उसमें भी ले आएगी। तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन जाती है। स्पेशली जो है ये अब ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग ने बड़ी शौकी माने, तुम हाई अचीवर और मैं भी हाई अचीवर्स था। यहीं से पता चल जाएगा मैं कितना हाई अचीवर्स था। ठीक है, ये देखिए ये जो है वो इट्स कमिंग फ्रॉम समवेयर। शौकी, इट्स नॉट शौकी ना, इट्स अ फैक्ट ना, क्या करें छुपा दें। नहीं लेकिन वो होता है ना, पता नहीं, दिस इज सो मच टू एक्सप्लोर यार। एग्जैक्टली ना, देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर के मतलब व्हाई एम आई शेमिंग माय सेल्फ फॉर दिस, यही ना, ये जस्ट बिकॉज़ आई वर्कड हार्ड फॉर इट। लेट्स गो बैक टू द रियल पॉडकास्ट। It was not the part of podcast. मतलब वी कैन मेक इट अ पार्ट ऑफ पॉडकास्ट। That was so real. हाँ, मैं तो सोच रहा था इस पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट को मसला अच्छा, नहीं है। क्योंकि मैंने कहा वो कंटिन्यू हुई नहीं, Let's आप make अपनी this a बात part तो of podcast. चले This is बस सही part इस of the पूरे podcast. बैंटर को पॉडकास्ट में डाल रहे हैं हम इस बैंटर को। हाँ अगेन ना, लाइक ये जो शेमिंग वाली ये एक और चीज एसोसिएटेड है ना। मतलब देखें, आप हाई अचीव भी करेंगे, सही है, यू आर गोइंग टू हाई अचीव योर नेक, सही है, और उसके बाद आपने ग्राउंडेड भी रहना है। खबरदार जो थोड़ा सा भी उसको फ्लेक्स किया, उसमें एक शेम भी है। फ्लेक्स भी नहीं कर रहे यार, फैक्ट स्टेट कर रहे हैं। हाँ, उसमें शेम भी है, और ये हाई अचीवर्स के साथ एक और बहुत बड़ी मुसीबत है। और दूसरी बात ये है कि हम जो फ्लेक्सिंग वाली बात भी कर रहे हैं, वो आई थिंक वो उधर से इस वजह से आ रही है कि एक्चुअली में फ्लेक्सिंग की नहीं है बात। हाई अचीविंग जो है, इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ वेरी एंग्शियस प्लेस ना। ये फिट इन करने वाली जो कोशिश है ना, कि अगर इफ नॉट दिस देन व्हाट, मेरे पास तो और कुछ है ही नहीं। तो वो उस बेचारे की अपनी एंजाइटी पे है कि वो जो परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं, ये पीपल प्लीजिंग है कि मैं ए ग्रेड ले आऊं ताकि मेरी वैल्यू बनी रहे। तो इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम अ वेरी सिक्योर प्लेस, वो ऑलरेडी बड़ी एंग्शियस। वही वाली वैल्यू वाली बात हो गई ना हमारी, कि मतलब उनकी वैल्यू लिमिटेड भी इसी से ही है, और जो वैल्यूएबल हो जाते हैं वो कहते हैं कि यार मतलब थोड़ा सा दबा के रखें तो उधर फिट इन। एनीवे, मतलब मैं वही कह रहा था कि मतलब आई वाज आल्सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वाज अ हाई अचीवर, और I remember a time I used to like be first in my class like most of the years, like in 5th or 6th में एक लड़का आया मेरे स्कूल में, and after first year उसके बाद उसने first position लेना शुरू कर दी। 2 years consecutively he took first position। पहली दफ़ा सबको लगा कि चलो fluke है because I was the established first grader, you know, and उसके बाद जो है वो second year भी उसने ले ली। So I still remember the shame that I felt. I was still second year. The second is not bad, but I still feel the shame जिस तरह से मैंने अपने आप को किया था उस टाइम पर। And today जब बच्चे मेरे students जब इसी तरह से टॉप नहीं किया होता, टॉप्स थोड़े से नीचे होते हैं या मतलब कहीं भी होते हैं, I can still feel कि उन लोगों को में वो shame feel हो रही है, उन लोगों को फील हो रहा है, and it's coming from somewhere. It's coming from their primary caregiver, is coming from there. I still remember
although it was not a डांट but I still remember मैंने सिर्फ ये सुना था कि कोई बात नहीं, अगली दफ़ा ज़्यादा मेहनत करना, फर्स्ट आ जाओगे. And I was like यार मतलब I have put everything in this, like इससे ज़्यादा मेहनत तो मैं नहीं कर सकता. तो that means कि I am second for life. Like I cannot stand first. मैं आ ही नहीं सकता भाई. मैं जितनी मेहनत करनी थी कर ली मैंने. मतलब at that time maybe I wanted to hear it's okay to be second. Results don't matter sometimes. Result I'm a very strong believer. आहिस्ता आहिस्ता ही मैंने अपना establish किया कि I'm a very strong believer of कि result is not a direct determinant. Like it is not determined by how much work you put in. Sometimes आप बहुत कम मेहनत करते हैं और आपका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आ जाता है. बच्चे बहुत कम मेहनत करके एक ग्रेड ले जाते हैं. कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनका वो ग्रेड नहीं आता. मैंने इंजीनियरिंग में जाके ये चीज़ सीखी थी बिकॉज आई यूज्ड टू शेम माई सेल्फ अ लॉट बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क रियली हार्ड एंड देन मेरा रिजल्ट नहीं आता था. इट हैज़ बीन द स्टोरी सिंस दैट डे. It has been the story of my life. Whenever I open a book, मुझे सिर्फ ये देखने को मिलता है कि यार मैं जितनी मेहनत कर लूँ मैंने फर्स्ट नहीं आना. बिकॉज मैं मैक्सिमम मेहनत कर ली थी और मेरे लिए वो तुम बात करती हो ना लाइफ स्क्रिप्ट की, तुम बताती हो वो मैसेज चला जाता है आपको, वो मैसेज चला गया अंदर, यू विल ऑलवेज बी सेकेंड. एंड देन काफ़ी देर बाद आई रियलाइज़ कि यार मतलब मेरा सबसे बड़ा एसेट है दैट वाज, क्योंकि वो मेरी वैल्यू है जो मैंने इनकलकेट की है. बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. आई कम फ्रॉम Bukhara. It's a small place. I had to work really hard to fit into the modern suburbs of Lahore and now in Karachi. And I've worked. अब से मुझे लग रहा है मैं पूरा फ्लेक्स कर रहा हूँ, लेकिन आई ऑलवेज रियलाइज कि वही वैल्यू है मेरी. सो हार्ड वर्क में भी जो मेरे पास पेरेंट्स भी आते हैं, मैं उनको ये कहता हूँ कि मतलब आपके बच्चे जो हैं उनको आप वैल्यू दें हार्ड वर्क की, रिजल्ट पे फोकस नहीं करें. द रीज़न इज़ कि देखो पर्सनली आई फील कि हम लोग बहुत ज़्यादा रिजल्ट ड्रिवन है, हम लोग हार्ड वर्क ड्रिवन है नहीं. अब रिजल्ट में मसला ये होता है कि बच्चे को ये पता है कि मैं फ़ेल हो सकता हूँ, लेकिन अगर बच्चा अपना लेंस चेंज कर ले कि मैंने अपनी जितनी मेहनत करनी है मैं अपनी मेहनत करूँगा, तो उससे फेयर ऑफ फेलियर निकल जाएगा. सबसे बड़ी गन आपके हाथ में जो बच्चे के जहन में होती है वो होती है फेयर ऑफ फेलियर. Whenever I used to enter in the exam hall, I used to think later on engineering में जब मुझे परवाह नहीं रह गई थी कि what is the worst that can happen. ठीक है, अगर I can fail, मैंने मेहनत की है, let it be. I never failed. And I was very relaxed about it. मैंने बड़े एग्ज़ाम दिए इस तरह के. मैं आज बच्चों को भी यही बोल रहा होता हूँ कि यार मतलब मेरी अफेक्शन तुम लोगों के साथ जो है वो तुम्हारे ग्रेड पे डिपेंड नहीं करती, वो तुम्हारी एफर्ट पे भी नहीं करती. लेकिन आई वुड बी रियली हैप्पी अगर तुम लोग सिर्फ यही बोल दो ना. मैं अपने बच्चों से अभी भी यही पूछता हूँ कि यार मतलब मुझे ये बताओ किस किस ने तैयारी की और किस किस ने नहीं की. हु इज़ हैप्पी अबाउट हिज प्रिपरेशन एंड दे आर वेरी ऑनेस्ट अबाउट देयर प्रिपरेशन. दोस्त जो अपने हाथ से कर लेते हैं उनके गंदे मार्क्स आए होते हैं कि यार हमने अच्छी तैयारी नहीं की थी, उनको डांट पड़ती है क्योंकि तैयारी, किसी ने बोला था कि मेहनत जो है वो इंसान के हाथ में, ठीक है, लेकिन कामयाबी जो है वो अल्लाह ताला देते हैं. कामयाबी नाकामयाबी अल्लाह ताला के हाथ में. तो मतलब यही सिनेरियो. अब पेरेंट्स को भी यही, अब मैं मिलता हूँ जिन लोगों से, मैं उनको यही बोलता हूँ कि यार जस्ट टेक दिस थ्रेट अवे. बी ये वैल्यू जो है ना हार्ड वर्क की, इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर किड्स. कि फिर उनके जहन में और कोई वो जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी आती है ना, एक तो आपने वही हमने शुरू में बात की कि आपने जो टोटल बच्चों की वैल्यू है वो लिमिट कर दी एकेडमिक्स पे और कोई मैट्रिक ही नहीं छोड़ा. ठीक है, उसमें भी आपने रिजल्ट को इतना बड़ा बना दिया. क्या उस टाइम पर आपको नजर नहीं आ रहा आपका बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है इस एग्जाम के लिए? व्हाई डोंट यू वैल्यू दैट हार्ड वर्क? व्हाई आर यू वैल्यूइंग दैट रिजल्ट? आप जस्ट वैल्यू करें उस हार्ड वर्क को कि बच्चे ने बहुत मेहनत की. यार आपने बहुत मेहनत की, आई कैन सी दैट. रिजल्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. मैं आज पेरेंट्स को भी कह रहा, रिजल्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. एंड आई फील कि सिर्फ इतने से लेंस चेंज से ना वी कैन लाइक रेज मच कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स. मेरे ना जहन में एक सेंटेंस भी आ रहा था और एक सवाल भी आ रहा था यहाँ पे. एंड दिस इज समथिंग दैट आई आस्क माय सेल्फ एज वेल. मैं अपने आप से बहुत पूछती हूँ ये सवाल
सेंटेंस ये आ रहा था कि कितना सुना है ना ये कि यही मेहनत अगर पढ़ाई में करती ना तो क्या ही बात थी। सो वो जो हार्ड वर्क की आप बात कर रहे हैं, मैं व्हेन आई लुक बैक इन माय चाइल्डहुड, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें आई हैव ऑलवेज बीन वेरी एम्बिशियस अबाउट एंड वेरी पैशनेट अबाउट आर्ट्स को लेके। और मुझे यकीन नहीं आता समटाइम्स कि मैं फोटोग्राफी कर रही हूँ पिछले 12 साल से, 13 साल हो गया अब। मुश्किल पढ़ाई के साथ I somehow managed that. I somehow managed to be a photographer. Parallel में मैंने इसको किया है while making sure कि मेरे grades, medical की पढ़ाई आपको सांस लेने का भी टाइम नहीं देती, सही है। मेडिसिन के साथ आप मेडिसिन ही पढ़ लो, मेरे ख्याल से वही बहुत बड़ी आपकी उस टाइम पे जिंदगी में चल रहा है। मेडिसिन पढ़ लो, I swear, ठीक है। और उसके साथ बिकॉज आई वॉज एंड देन देयर वर सम अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल कि जिसको लेके मैं बहुत ज्यादा पैशनेट थी एंड मैंने बहुत मेहनत की है। मैं व्हेन इट कम्स टू पढ़ाई, मैं उस कैटेगरी में आती हूँ जो बहुत ज्यादा मेहनत पढ़ाई में नहीं करते बट ग्रेड आ जाते थे। आई वाज ऑलवेज इन दैट कैटेगरी। लाइक मैं एग्जाम से पहले सुबह उठ के मैं रिविजन भी नहीं करती थी। लाइक मेरी कोई कभी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो जो एग्जाम से पहले का जो पूरा एक रिवीजन का रिचुअल होता है, मैं चिल कर रही होती थी। मैं उठ के नाश्ता करती थी, सिर्फ मैं उठी, नाश्ता किया, चीजें रखी एंड दैट्स इट। वंस माय तैयारी इज डन, आई एम डन। मेरी बुक्स बंद है उसके बाद। मैं कभी उसमें नहीं गई फॉर सम रीजन। और मतलब मैं इसी तरह की थी एंड देन मेरे ग्रेड्स वगैरह भी ठीक आ रहे होते थे। अब यहाँ पे जो है ना, वो मेरा जो क्वेश्चन आ रहा था वो यही, अगेन मुझे लगता था कि मैं बहुत हार्ड वर्कर हूँ, बट देन आई मेट यू एंड देन आई रियलाइज कि नहीं ज़ैरो, ये हार्ड वर्क करते, दिस गाय इज रियली हार्ड वर्किंग। तो सो मैंने उसके बाद थोड़ा सा रियलाइज किया था कि मेरा जो बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव मेहनत है वो और उन चीजों पे आती है जिसको लेके मैं बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ और उसमें मैं वाकई बहुत मेहनत करती हूँ। एंड देन I'll just be very like मैं थक भी रही हूँ तो उसमें मुझे होता है कि हाँ यार ठीक है, क्योंकि आप इन्वॉल्व हो उसके अंदर। द क्वेश्चन एंड दैट आप जब बोल रहे थे तब आ रहा था मेरे जहन में, I also ask myself, so when it comes to Muhammad, our son, मैं भी ये सोचती हूँ कि रिजल्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट जब आप सुनते हैं कि उनके बच्चों के ये, इनके बच्चों के ये, वो ये अच्छा, और मतलब ना चाहते हुए भी ना आपको आना शुरू हो जाता है कि मे बी इट्स नॉट ये शायद मैं ये सोचती हूँ कि मैं अभी तो बड़े मजे से कह रही हूँ ना कि मैं मोहम्मद के रिजल्ट के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं डाल लूंगी, बट अभी मैं उस सिचुएशन में हुई, ही इज 4, सही है। जब वो 14 होगा देन माय प्रेशर्स वुड बी डिफरेंट, माय एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम माय सन वुड बी डिफरेंट। और उसकी भी तो एक सर्टेन हमारी तो यही है ना कि हमें लगता है कि 14 साल का हो गया तो बड़ा हो गया है, जबकि हमें इस चीज का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है कि टॉडलर्स एंड टीन्स एक्चुअली हैव द सेम ब्रेन मैकेनिज्म। वो उतनी ही इमोशनल रेंज होती है एक टीनेजर की जो कि एक टॉडलर की होती है, क्योंकि उनका जो डेवलपमेंटल स्टेज पे जो दिमाग होता है तो उसका मैकेनिज्म इट्स सिमिलर। आपकी बहुत रैपिड साइनेप्सिस फॉर्म हो रहे होते हैं और प्रूनिंग हो रही होती है। साइनेप्सिस इज लाइक आप इमेजिन करेंगे जैसे एक जंगल है और आप जंगल को ऊपर से देख रहे हैं, सही है, आपको यानी एरियल व्यू है जंगल का, और अब आप जंगल को देख रहे हैं तो आपको जंगल में रास्ते नजर आ रहे हैं। तो जो जंगल के जो रास्ते हैं ना वो बनते जा रहे हैं, ये साइनेप्सिस हैं। और ये कब बनते हैं दिमाग के अंदर? जब वो नई चीजें सीख रहे हैं। एट द सेम, अब ये टॉडलर्स में भी हो रही है और ये टीनेजर्स में भी हो रही है, सिमिलर चीज ऐसे ही होती है, टक 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 ऐसे उनके वो चल रहा होता है। और इतने ही वॉलेटाइल होते हैं वो बच्चे, छोटे बच्चे वो ऐसे चीखेगा, जो टीनेजर है वो ऐसे चीखेगा नहीं, लेकिन उसकी जो इमोशनल इंटेंसिटी होगी ना वो वही होगी, उतनी होगी। एंड एट द सेम टाइम ना प्रूनिंग हो रही होती है दिमाग में। इसी में प्रूनिंग, जैसे जो लोग गार्डनिंग करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि वो जो अननेसेसरी चीजें नहीं उगना शुरू हो जाती। एक फल होता है, उसके बाद कुछ पत्ते और वो जिसको काटते हैं, वो जो अपने देखे वो जो लोग बहुत पैशनेट होते हैं गार्डनिंग को लेके, तो वो अक्सर अपने फलों को साफ रख रहे होते हैं ना कि जो उनकी फसल है वो क्लीन हो, और सिर्फ वो जो अननेसेसरी जो उग रही हैं जड़ी बूटियां व्हाटएवर जो भी चाहिए नहीं थी, वाइल्ड चीजें उग रही हैं, तो उसको सफाई करते हैं। इसको ये प्रूनिंग का लिटरल मतलब है, इसको प्रूनिंग कहते हैं। सो दिस इज व्हाट
their brain is doing. हमारा भी करता है लेकिन toddlers और teen का बहुत ज़्यादा करता है. Pruning का मतलब ये है कि सारी unnecessary information जो उस टाइम पे दिमाग को लग रहा है इसको हटाओ, तो pruning हो रही है. Synapses बनते जा रहे हैं, यानी प्लास्टिसिटी बहुत ज्यादा है दिमाग में, और प्रूनिंग हो जा रही है, कट 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 कट, अननेसेसरी बातें कट 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 कट, यू नो, ये चल रहा होता है साथ में. ये यार उनका दिमाग है. और यहाँ पर जो एक यानी जो एक चीज है जो कि ये दोनों तबका नहीं कर पाता, दैट इज सेल्फ रेगुलेशन. वो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते. और जो एक चीज इन दोनों को चाहिए, दैट इज सपोर्टिव पेरेंट्स. मतलब आपको मतलब वो जो हम, आई थिंक फॉर मी दिस कॉन्वर्जेशन वेंट like this way because मैं उस टाइम पे सोच रही थी कि maybe when you were saying that result is not important, what I heard was your kid is important. Yeah. You know, उसके emotions are more important उस point पे. You know, उसका क्या result निकल रहा है, आपकी parenting का क्या result निकल रहा है, like you know, like let's look at it that way. Yeah. और मैं हाँ, अगेन लाइक गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, कि हम ये समझते हैं कि 14 साल का हो गया, बड़ा हो गया ना, अब तो समझ आ गई ना, समझदार हो गया, व्हाई इज ही बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड. ये 16 साल का हो गया, अभी तक बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है. You know? उसका फ्रंटल लोब वही हरकत कर रहा है जो एक छोटा बच्चा कर रहा है, तो वो बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है. रिस्की बिहेवियर ना, फुल लाइक इमोशनली ड्रिवन बिहेवियर्स. बिल्कुल कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं. जैसे मोहम्मद करता है. मैं यकीन करो इतने पैरेलल्स ड्रॉ करता हूँ. मतलब मैं टीनेजर्स को डील करके जैसे मोहम्मद के पास आता है, ऐसा लगता है एक और खड़ा हो. मतलब सीरियसली ऐसे ही होता है. एंड यू आर राइट. मतलब ये जो रिजल्ट है, मैं ये बात कर रहा हूँ रिजल्ट, और मतलब इवन आई फॉल इनटू द ट्रैप मेनी टाइम्स. जब मोहम्मद, सो मेनी टाइम्स यू टेल मी, आतिफ ही इज जस्ट 5 years old. You know, तुम मुझे कितनी दफ़ा बोलती है, he's just 5 years old. ठीक है, मतलब आपका होता है ना, मतलब आपका बच्चा अकम्प्लिश करे. वो एक जगह बड़ी अच्छी बात पढ़ी थी, कहा हुआ था, just love your kid for who he is, not for who you want him to be. So मतलब वही वाली बात है, लेकिन आपसे नहीं हो रहा होता समटाइम्स. अब क्या मोहम्मद वो करता है, फॉर एग्जांपल बी की जगह डी कर देता है, जो पेट उल्टे कर देता है. It used to irritate me so much कि मतलब what are you doing man? सही है. That's what teenagers are doing as well. उनके जहन में भी कोई B's हैं और कोई D's हैं, जिनको पता नहीं चल रहा, impulsively जा रहे हैं उसके लिए. They just like it a certain way. कितनी दफा मोहम्मद, मुझे ऐसा लगता है, he even knows कि which one is B and which one is D. He finds this more fun कि B is D and D is B. That's what teenagers are as well. तो वो पैरेलल्स ड्रॉ करने में जो है ना, वो बड़ा मज़ा भी आ रहा होता है. और मैं तुम्हें एक दफ़ा वो भी हुआ था, एक इंसिडेंट बताता हूँ, तुम्हें शायद नहीं याद है या नहीं. When Muhammad was learning to eat independently, he used to spill a lot. ठीक है, और मैं उसको ये बता रहा हूँ उस टाइम पे कि भाई स्पिल नहीं करना, बिकॉज मेरे अंदर मुझे ये आ रहा है कि यार मतलब ये स्पिल कर रहा है, ये फूड वेस्ट कर रहा है. व्हाई ही इज नॉट बीइंग परफेक्ट. Why are you not picking the spoon up like this, eating like this, putting it down like this? And then he told me, Atif, he's just 4 या 3 था. He was just 3 or 4. 3 था शायद. He's just 3. And I still go back to that. अभी भी वो कब sometimes गिरा रहा होता है, still go back to that. ये वो ट्रैप है जिसमें हम गिरते हैं बार बार, जो बच्चों को परफेक्ट होने में. यही चीज़ें हम टीनेजर्स भी जो हैं, वो बहुत सारी चीज़ें, दे स्पिल अ लॉट. ठीक है, दे इमोशनली वो बहुत स्पिल करते हैं. ठीक है, एंड इट्स योर जॉब टू just let them spill, you know, and then clean it up, because you are an adult. We are adults ना, तो हमें इसको क्लीन करना है. वो इतना स्पिल कर रहे होते हैं, अभी क्लास में इतनी स्पिलिंग होती है. सही है. और मतलब जो है वो, there are in every class there are 25 girls and 25 boys. Like तुम imagine the spilling that's going on there. सही है. तो I totally understand how overwhelming it is, because we deal with Muhammad as well. तो मेरे लिए बड़ा पैरेलल ड्रॉ करना आसान है. It is very difficult. Anyway, but ये जो सेटअप है ना, अगेन मैं बाद में फिर उसी पे आता हूँ, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस वाला, कि we just expect too much
perfectionism from our kids. और जो तुम बात कर रही थी ये जो ब्रेन डेवलपमेंट वाली, आई थिंक 25 साल तक होता है, 25 साल तक डेवलप नहीं होता आपका हो brain. जाता है, मेच्योर तब होता है, मैच्योर तब होता है 22 25 साल 25 तक, या ठीक है, तब तक बच्चा जो है वो थोड़ा इम्पल्सिवली बिहेव कर रहा होता है. तो मतलब एक्सपेक्टिंग देम टू बी परफेक्ट एंड नॉट स्पिलिंग एनीथिंग is just too unfair on them and just limiting their potential to just academics. और उसमें फिर जब उनको इतनी एंग्जाइटी हो जाती है, उनके अंदर इतना ज़्यादा जो है वो थोड़ी रिजेंटमेंट भी आना शुरू हो जाती है, शदीद आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं वो उनकी, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो द टाइम ना, ये मतलब अब मैं ऐसे बात करूँ जैसे मुझे बड़ा पता है, लेकिन मतलब दिस इज़ अ लॉट ऑफ इट यू हैव टोल्ड मी दिस, और दिस इज रियली हेल्प मी आउट कि ये इसी टाइम पे बच्चों की इंडिविजुअलिटीज़ बन रही होती हैं, दे आर लुकिंग फॉर इंडिविजुअलिटी. हर बच्चे की अपनी वो नहीं होता, वो सैड फेसेस के अंदर एक येलो कलर का स्माइली होता है. दे आर जस्ट फाइंडिंग दैट, एंड व्हेन यू डोंट लेट देम एंड आप फिर उनको एक मोल्ड के अंदर फिक्स करने की कोशिश करते हैं, एक अगेन मुझे एक और, आई जस्ट रीड दीज टाइप ऑफ थिंग्स अ लॉट. उसमें ये लिखा हुआ था कि आपने अपने बच्चे को मोल्ड नहीं करना, आपने उसको यू लेट हिम अनफोल्ड ऑन हिज ओन. तो वी डोंट डू दैट. अच्छा, ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करने के बाद बच्चे जो हैं वो इतने एंग्जाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं, देन वी आर जस्ट वंडरिंग कि यार पता नहीं इसको क्यों हो गया इस तरह का, ये पता नहीं क्यों इस तरह से हो गई है, इसकी ज़िंदगी में क्या मसले हैं. लाइक इंस्टेड के उस पर डैमेज कंट्रोल पे जाएं हम कि यार मतलब ये लोग एंग्जाइटी डिप्रेशन में चले गए, मे बी वी हैव डन समथिंग रॉन्ग. एक तो ये डिस्क्लेमर आई थिंक हम दे दें यहाँ पे ज़ैनब कि हम लोग यहाँ पर इसी से चल रहे हैं कि वी आर द एडल्ट्स, वी पेरेंट्स आर द एडल्ट्स, एंड एटलीस्ट टीनेजर्स तक they all are kids, and whatever behavior they're exhibiting is either learned or they have seen it their parents do, or they have seen some loved ones do, and the environment they are exposed to. आई थिंक ये डिस्क्लेमर इस, क्योंकि मुझे भी ये लगा था कि एट दिस पॉइंट यहाँ तक की जो कॉन्वर्सेशन सुनी होगी कि अच्छा ठीक है ये अपोलोजेटिक्स हैं जेन जी के, और इनको जो है वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही पेरेंट्स पे डाल दें. दैट्स लाइक दी, ये बहुत सारे लोगों का ये आता है कि हाँ दैट्स द एज ओल्ड ट्रिक ना, कि सारा कुछ माँ बाप पे डाल दो और बच्चों को जो है वो, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चों को इसी तरह से ही देखा जाता है ना, ट्रीट उसको कि सम डेमोग्राफिक टू कंट्रोल, और वो कंट्रोल नहीं हो रहे तो अब उनसे एक सर्टेन, मतलब मैं समटाइम्स मुझे बड़ी हैरत हो रही होती है द काइंड ऑफ things that I read when I'm scrolling Facebook पे, स्पेशली Facebook ग्रुप्स के ऊपर, जिस तरह कि ये बदतमीज बच्चे ना मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त, लेकिन मुझे ना ये होता है कि यार आप इतनी हॉस्टिलिटी के साथ समटाइम्स बच्चों के बारे में बात कर रहे होते हैं. दो सही सीधा करें ना उसको, टेल योर किड्स हु इज द बॉस, दैट्स योर चाइल्ड. सही है. और दूसरी जो एक और यहाँ पे जो डिस्क्लेमर वाला था कि हम मतलब दो अडल्ट्स बात कर रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी लेने की बात हो रही है ना, बेसिकली अपनी अकाउंटेबिलिटी, इंट्रोस्पेक्शन. तो अगर आपको ये चीज इरिटेट कर रही है ना, इट मींस यू आर स्ट्रगलिंग विद टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इट्स नेवर अबाउट द ब्लेम. इवन अगर जब हम चाइल्डहुड ट्रॉमा को एक्सप्लोर करने की बात कर रहे होते हैं तो हम ब्लेम नहीं कर रहे होते कि पेरेंट्स ने ट्रॉमेटाइज कर दिया. इट्स जस्ट दैट वी आर आइडेंटिफाइंग इट टू अंडरस्टैंड इट कि हाँ पेरेंट्स ने जो है वो ट्रॉमेटाइज कर दिया, लेकिन उस लूप से बाहर निकलना आपके अपनी हीलिंग के लिए जरूरी है. क्योंकि जब तक आप ब्लेम करते रहेंगे ना, तब तक आप उस साइकिल में रहेंगे. साइकिल से ब्रेक आप तब करेंगे जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि ये होता है, ये पैटर्न्स हैं, ये सब होता है, कम आउट ऑफ इट एंड नाउ टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी of what that has done to you now. अगर मेरी एक सर्टेन तरह से किसी भी इंसान की अपब्रिंगिंग हुई, उसके सर्टेन अटैचमेंट स्टाइल्स बने, अब वो बन गए, वो ब्लेम नहीं. देखिए ब्लेमिंग का एक फेज जरूर आता है एंड दैट्स नेचुरल ना. कोई आपको पिटाई कर दे, आपकी होती है ना पिटाई, कोई रैंडम इंसान आपकी पिटाई करेगा तो आप उससे ग्रज नहीं होल्ड करेंगे क्या? नहीं मूव ऑन हुआ जाता. आपका प्राइमरी केयर गिवर जब आपकी पिटाई करेगा, सही है, आप 10 जो भी आप बोल रहे हैं, आप उससे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे. वो होगा, दिल में आएगा ना, होगी उसकी एक तकलीफ, एक रिएक्शन आएगा, तो वो एक फेज तो आता है. बट देन व्हेन यू talk about cycle breaking, when you talk about coming out of it and realizing it's more about accountability and
अपने आप को साइकिल से सेपरेट करना. एंड व्हेन आई से साइकिल, ये जो पूरी साइकिल आते हैं, फिर देखेंगे क्या साइकिल है. अगेन ना, आप साइकिल को किसी भी सिरे से पकड़ लो. मैंने ये देखा है कि मोस्टली लोगों ने बच्चों के सिरे से पकड़ा हुआ है. इस साइकिल को आप अपने दादा के सिरे से भी पकड़ सकते हैं, अपने पेरेंट्स के सिरे से भी पकड़ सकते हैं, या आप अपने आप को भी पकड़ सकते हैं ना. आप उस सिरे से भी पकड़ लो. क्या है हमारे प्रॉब्लम्स, सही है. मैंने अपनी अटैचमेंट स्टाइल एक्सप्लोर नहीं किया, यानी पेरेंट्स डिडंट लव देमसेल्फ. उन्होंने अपने बच्चों को भी यही बोला कि यू डोंट हैव टू लव योरसेल्फ, बिकॉज हमने तुम्हें मोहब्बत दी नहीं ना उस तरह से. नाउ दोस इंडिविजुअल्स डोंट लव देमसेल्फ, देन दे गेट मैरिड and then they don't know how to love each other because they don't love themselves. And then they produce children जिनको अगेन वो बता रहे हैं don't love yourself. So ये साइकिल है of people involved who don't know how to love themselves. And hence they don't know how to love the other person. अब इस साइकिल में अब आप कहीं से भी पकड़ लो. So right now हमने इसको अपने एंड से पकड़ लिया है. मैं और आप इस साइकिल में जो इन्वॉल्व हैं अपने आप को पकड़ लिया है, and just exploring कि भाई बच्चों को भी हटा दो, सब चीजों को हटा दो. What happened and what not to do. क्योंकि भाई हम हर्ट हो गए, बहुत गलत हुआ आपके साथ. हम वो कहते हैं हमारे माँ बाप ने भी तो यही किया था. We turned out fine. You did not turn out fine. आपको लग रहा है कि जो अब्यूज है वो ओके है. That's definitely not fine. That's problematic. So you did not turn out fine. And by the way, मैं यहाँ पे ना Gen Z को बहुत क्रेडिट देता हूँ. They are more resistant than us. That's what is happening. मतलब हम लोग तो ये थे ना, डांटा मारा चुप करा देते. ठीक है, मुझे तो बहुत पड़ी हुई है. मैं तो स्कूल में चला गया, बिकॉज हम तो स्कूल में क्या मार पड़ती थी. नहीं तो हमें तो ये हुआ था ना, पहले मार पड़ती थी और फिर कहते थे रोना नहीं. सही है, ये वो जनरेशन है. सही है. यहाँ पे अगर आप मारेंगे बच्चों को, वो डेफिनेटली रोएंगे. वो अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करते हैं किसी ना किसी तरह से, एंड दे नो कि कुछ गलत हो रहा है उनके साथ. मोहम्मद की तो वो बात याद आ गई. मोहम्मद जो हमारा बेटा है, हम लोग 10th फ्लोर पे रहते हैं. तो हम लोग जब एलिवेटर पे जा रहे होते तो उसको ये होता है कि बटन मैं दबाऊंगा ग्राउंड फ्लोर का. तो अब उस दिन क्या हुआ, हम अक्सर जल्दी में होते हैं, आपको होता है बस जल्दी से दबाओ और जल्दी से जो है वो लिफ्ट आके वो चलना शुरू हो जाए. तो मैंने वो बटन दबा दिया. कह रहे who pressed my button. और मुझे हंसी आना शुरू हो गई क्योंकि उस पर जो वर्ड प्ले था, nobody pressed my buttons. मैं एक्चुअली में अच्छा वो जब चीख रहा था वो ये बोल रहा था और मुझे हंसी आना शुरू हो गई. मैंने कहा यार लाइक ये है तो ये वो बेचारा तो उसको नहीं पता कि ये एक्सप्रेशन क्या बन रहा है. who pressed my button. मैं कहा दिस इज सो ट्रू. दिस इज व्हाट वी शुड बी आस्किंग. कि जब हम किसी एक अजीब से एक इमोशनल चार्ज में आ जाते तो हमें ये पूछना चाहिए who pressed my button and which button it is and where it is. और वो the thing is कि जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे ना उस बटन को, तो ही तो उसको निकालेंगे ना. जब वो बटन ही नहीं होगा ना तो फिर वो प्रेस भी नहीं होगा, फिर किसी को नजर भी नहीं आएगा, कोई इसको प्रेस भी नहीं करेगा. और मैंने कहा यार मतलब वो ऑल्दो वो सिचुएशन बहुत हो गई थी वॉलेटाइल किस्म की, बट मुझे वो बात याद आई आपकी जब आप अभी कह रहे थे who pressed my buttons. अच्छा, you are so right about buttons. like elevator के नहीं, मतलब जो इंसानों वाले buttons हैं. और यार then it takes so much practice, like you know, to identify that. and ये मतलब obviously parenting के मामले में I have been like, I started off as a देसी parent. राइट, एक जर्नी है जो मैं प्राइमरीली तुम्हें ही क्रेडिट करता हूँ, क्योंकि तुम एक हेड स्टार्ट से आई हो, तुमने पढ़ा है उस बारे में काफ़ी रिसर्च और सारा कुछ, एंड यू यूज्ड टू टेल मी ऑल ऑफ दैट. एंड यूज्ड टू टेल मी कि मतलब व्हाट इज, जब मोहम्मद ये कर रहा है, जस्ट उस इमोशन के बियॉन्ड जाके देखें कि व्हाट इज़ हैपनिंग टू हिम, यू नो. और ये करने में मतलब मुझे बड़ी देर लगी, क्योंकि नोबडी, मतलब मेरी इमोशन के पीछे कोई क्या था, तो इट टेक्स अ लॉट. आपको इट मेक्स यू बिट काइंड. अभी मज़े की बात है, अभी रिसेंटली एक सिनेरियो हुआ था एग्ज़ाम हॉल में. आई एम प्रीटी फेमस कि मैं किसी को चीटिंग नहीं करने देता. मुझे ये भी लगता है कि मेरा कोई ट्रॉमा रिस्पॉन्स चाहिए कि मैं किसी को चीटिंग नहीं करने देता. मुझे लगता है आई एम ऑब्सेस्ड. मैं पोजेस्ड फील कर रहा होता हूँ कि आई एम मूविंग अराउंड लाइक दिस, लाइक समवन हु इज हाई. moving around ऐसे घूम रहा था.
कोई मिल जाए मुझे काम बताओ मैं किसको खाऊं। तो एनीवे एक बच्चा चीट कर रहा था, पकड़ लिया उसको। तो he got very angry, he got very worked up, he started a bit, shouting and अब मुझे गुस्सा नहीं आया, I was very surprised उस टाइम पर, and I just put my hand on his shoulder, मैंने कहा it's okay, it's just an exam and next time work hard. Diffused immediately, उसकी body language चार्ज से ऐसी अनचार्ज, मैंने कहा यार कितना बच्चा है यार, इज सच टीनेजर, ही इज एक्टिंग आउट ऑफ डेस्परेशन, उसने नहीं की तैयारी, ही हैज सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, मे बी हैज एंजाइटी, मे बी इज डिप्रेस्ड, मे बी हैज, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं हम पर इतना प्रेशर है कि हम पढ़ नहीं पा रहे, कुछ ऐसे होते हैं वो कहते हैं यार नोबडी केयर्स अबाउट अस, हमने पढ़ना क्या है, और हल्की से केयर शो कर दो पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यू आर वेरी राइट अबाउट these styles. यार जो यही वाली These जो आप buttons, बता sorry. रहे हैं, विद मोहम्मद आई हैड टू लर्न कि जब वो ट्रिप होता है या वो गिरता है और उसको चोट लगती है, द फर्स्ट थिंग आई शुड बी आस्किंग इज आर यू हर्ट, आर यू ओके। कोई चीज टूट गई है, कोई गिर गई है, कोई चीज खराब हो गई है, गिलास टूट गया, डेकोरेशन पीसेस टूट गए, व्हाटएवर, कुछ गिरा है, कुछ भी आवाज आई है, द फर्स्ट थिंग दैट आई शुड बी सेइंग, जो द फर्स्ट थिंग टू कम आउट ऑफ माय माउथ इज आर यू ओके। और मुझे मतलब लिटरली यकीन नहीं आता समटाइम्स कि दिस इज समथिंग दैट आई हैड टू लर्न, कि ओ माय गॉड अब क्या कर दिया। ये रिस्पॉन्स मुझे ना जो एक्चुअली लगता है, और ये थोड़ी सी प्रीमेच्योर थॉट है, मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचती हूँ, आई रियली फील लाइक वी नीड टू डीकोलोनाइज लव। जब हम मोहब्बत की बात करते हैं ना, मतलब है तो जब कॉलोनाइजेशन के इम्पैक्ट्स की बात करते हैं, आई थिंक दिस इज लाइक अ वेरी अंडर एक्सप्लोर्ड, और आई थिंक नॉट एट ऑल एक्सप्लोर्ड, आई एम नॉट श्योर। इवन मैं भी इसके बारे में सोचती रहती हूँ, बिकॉज दिस इज जस्ट अ थॉट दैट कीप्स ऑन कमिंग इन माई माइंड। और शायद मैं कॉलोनाइजेशन के बारे में बहुत सोचती हूँ, मे बी इस वजह से। वी नीड टू, हमें अंदाजा नहीं है कि कॉलोनाइजेशन का हमारे ऊपर ना किस तरह का इम्पैक्ट हुआ, और अभी इतनी जनरेशंस नहीं हुई आतिफ, मतलब इतनी जनरेशंस नहीं हुई कि हमें वो वेयर ऑफ होता हुआ नजर आए। और द थिंग इज कि वेयर ऑफ कहाँ से होगा जब हम अभी भी कॉलोनाइज्ड ही है ना, तो वेयर ऑफ तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अभी तो हकीकी आजादी तो नहीं हुई ना अभी, के लोग अभी भी जिंदा हैं। ठीक है, तो मतलब अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ। लेकिन जो मैं कही थी कि हमारा जो मोहब्बत करने का तरीका है, हमारा जो इमोशंस, इवन जो इमोशनल एक्सप्रेशन है ना, वो भी बड़ी गुलामी की सोच के साथ आता है। यानी मोहब्बत जो है ना, वो बड़ी, मोहब्बत तो बड़ी बेबाक सा इमोशन था ना, मोहब्बत तो पता नहीं कितनी कितनी कहानियां है ना मोहब्बत के ऊपर, तो कि भाई मोहब्बत में तो इंसान पता नहीं कितना ताकतवर हो जाता है, पता नहीं, और डूब के जाना है। एग्जैक्टली सही है। हमारी मोहब्बत हमें ना वो भी नहीं करती, लिबरेट भी नहीं करती। नोट किया आपने? लाइक हम लोग ना उसमें भी गुलाम है, अपने इमोशंस में भी ना गुलाम है। आप ये देखें, जितने भी मोहब्बत की बेसिस पे बनने वाले रिश्ते थे ना, वो सारी मास्टर स्लेव डायनामिक के ऊपर आ गई हैं। मियाँ बीवी मास्टर स्लेव डायनामिक, पेरेंट चाइल्ड मास्टर स्लेव डायनामिक, टीचर स्टूडेंट मास्टर, उस्ताद और जो शागिर्द का जो रिलेशनशिप था, ये मोहब्बत वाला रिलेशनशिप था, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप था, मास्टर स्लेव नहीं था। मतलब रूमी एंड तबरेज शम्सी, मतलब ये वो वाले रिलेशनशिप्स थे, ये वो वाले कंपेनियंस, मतलब ये मास्टर स्लेव नहीं थे। हमारे यहाँ पीर, स्कॉलर और एक प्रीचर, और उसमें क्या मास्टर स्लेव, यू नो, लाइक पेरेंट और चाइल्ड मास्टर स्लेव। मुझे ना बहुत शदीद इसको ना डिटॉक्स करने की जरूरत महसूस होती है। हम लोग कॉलोनाइज्ड हैं एंड वी नीड टू डीकॉलोनाइज लव। जब मैं, जैसे मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे ये चीज सीखनी पड़ी कि अगर कुछ हो रहा है, मुझे किसी चीज की आवाज आ रही है, एंड देन लाइक मुझे अपना लेंस शिफ्ट करना पड़ा कि ही इज माय चाइल्ड, ही इज माय प्रायोरिटी, आई लव हिम द मोस्ट। सही है, अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझे है, ठीक है, और मैंने उसको मोहब्बत के लेंस से मुझे लर्न करनी पड़ी भाई। ये चीज नेचुरली नहीं आई, हालांकि मतलब कहीं ना कहीं आप अपने नेचर से ही दूर हो गए ना, होना तो ये नहीं चाहिए था। अब अगेन वही है ना कि you have to learn how to love like a parent, and you can only do it when you also learn to love yourself. Yeah, definitely. Again, Rumi की बात है, you can't pour from an empty cup.
वो वाली बात है, अगर ग्लास ही खाली है तो क्या करोगे? एग्जैक्टली। यार ये बस वेरी इंटरेस्टिंग थॉट एक्चुअली, क्योंकि वो वाला सेटअप हो गया ना, आई विल प्रोवाइड, फील हैप्पी अबाउट इट, शो ग्रैटिट्यूड, आई विल प्रोवाइड, शो ग्रैटिट्यूड। सही है, मैं ये कर रहा हूँ आपके लिए, खुश हो, यू नो, ये वो वाला सेटअप ही है। मतलब टीचर कह रहे हैं मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, शो ग्रैटिट्यूड, शो रिस्पेक्ट। जस्ट पढ़ाना जो है, इट डज नॉट अर्न यू रिस्पेक्ट। मुझे हमेशा से ये लगता है, मतलब आई पर्सनली फील दैट वे, कि रिस्पेक्ट शुड नॉट कम विद अ रैंक। चाहे टीचर स्टूडेंट का ही सेटअप हो, टीचर नीड्स टू अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ अ स्टूडेंट, यू नो। एंड सिमिलरली इन एवरी केस, लाइक ठीक है, बेसिक डिसेंसी तो होती है, मतलब आप एक बड़ा होता है तो आप उसे एक तमीज़ से बात करते हो, बट वो जो रिस्पेक्ट है ना, ऐसा नहीं है कि सब टीचर्स इक्वली रिस्पेक्टेड नहीं होंगे, सब पेरेंट्स इक्वली रिस्पेक्टेड नहीं होंगे, यू नो। इट हैज़ टू बी अर्नड। लेकिन ये अर्निंग का कॉन्सेप्ट भाई आएगा कहाँ से? जब वही तुम्हारी बात है कि डीकोलोनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये आएगा कहाँ से? आई थिंक आपकी वो जो आप रिस्पेक्ट अर्न करने वाली बात कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे यू फील मोर क्लोजर टू पीपल हु आर यू नो इमोशनली सेफ। कुछ लोग होंगे जो कि बहुत मुझे यहाँ पे ना अपने अब्बू की बस एक बात बार बार याद आती रहती है। मैं जैसे अक्सर होता था, कहते थे अब्बू वो बहुत अच्छे हैं, अब्बू वो भी बहुत अच्छे हैं। अब्बू कहते थे बेटा अच्छा क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अच्छा? कहते क्या अच्छा है, मतलब तुम एक्सप्लेन करो। लाइक वो हमेशा ही बोलते हैं अब्बू वो आए थे वो बड़े अच्छे थे। कहते बेटा कैसे अच्छे थे, हाउ डिड यू जज दैट, कि कैसे अच्छे थे वो, आपको क्यों अच्छे लगे? तो मतलब मैं अक्सर ये सोच रही थी कि यार अच्छे थे, ही वाज पोलाइट। ओके, तो अच्छा क्या होता है ना, अच्छे की कोई डेफिनेशन तो होगी ना, अच्छा क्या, कैसे अच्छे हुए, 2 मिनट मिलके किसी से वो कैसे अच्छा हो जाता है। तो मैं अक्सर ना आई जस्ट गो बैक टू दैट क्वेश्चन कि जैसे कहते हैं कि सो नाइस या यू नो, हाँ दैट यू नो कि अच्छे। फिर मैं अपने आप से पूछती हूँ कि ना क्या अच्छा था। मुझे ऐसा लगता है कि जो अब मेरे अच्छे की डेफिनेशन बन गई है ना, वो देखें, एवरीबडी वेयर्स मास्क, हम सब मास्क पहनते हैं, सही है, सबके चेहरों पे मास्क होते हैं, किसी के बहुत ज्यादा होते हैं। और एक्चुअली में ये जो पूरी साइकिल ब्रेकिंग और सारा कुछ होता है वो यही होता है ना कि फाइनली कोई मास्क ना हो एंड वी कैन बी जस्ट आवर ऑथेंटिक सेल्फ। I think at the end of the day, the people who you feel closer to or you want to stay close to are those जिनके साथ आपके बहुत सारे मास्क उतर जाते हैं या मैक्सिमम मास्क उतर जाते हैं, and they make you acceptable A grade, सही है, और वो आपको as it is accept करते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स, चाहे वो आपका कोई मेंटोर हो आपकी लाइफ में, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड है, चाहे वो आपकी थेरेपिस्ट है, चाहे वो आपका स्पाउस है, यू नो एनीबॉडी जिसके साथ आपको लगता है कि यू नो सारा कुछ। सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे द टीचर हु विल गेन योर रिस्पेक्ट मोर, एंड दिस इज व्हाट आई फील अबाउट यू एज वेल। लाइक मुझे आप जब मैं आपका सोच रही होती हूँ ना कि बिकॉज मैं तो फर्स्ट हैंड विटनेस किया है ना हाउ यू ट्रांजिशन फ्रॉम इंजीनियरिंग इनटू टीचिंग एंड हाउ पैशनेट यू आर about teaching kids, like as somebody who would not like to teach, especially that age group, and not like to because I don't think I have the skill set. I have tried it और मुझे लगा नहीं भाई ये शौक से दिल से करने वाला काम है, इसके लिए बड़ा आपको बड़ा दिल चाहिए और बहुत आपको वो चाहिए, मेहनत वाला काम है। तो जब मतलब मैं जब आपको देख रही होती हूँ तो मुझे उस टाइम पे ये लगता है कि देयर इज अ रीजन कि आपके स्टूडेंट्स को जो एक रिस्पेक्ट या एक कनेक्शन आपके साथ फील होता है ना, आई रियली थिंक एट द एंड ऑफ द डे यू आर मेकिंग देम फील इमोशनली सेफ। फॉर मी इट ऑल कम्स डाउन टू दैट। या अच्छा, वैसे दिस मैं तो बार बार ये बोलता हूँ कि ये इमोशनली सेफ वर्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यू टू मी। तुमसे शादी के बाद मुझे ये पता चला था कि अगर आप किसी से कंप्लेंट करते हैं तो उसका जवाब ये भी हो सकता है, उसका रिस्पांस ये भी हो सकता है अगला बंदा आपकी बात सुन लेगा। मुझे ये लगता था कि अगर आप किसी से कंप्लेन करो तो वो जवाब में आपसे कंप्लेन करेगा। आई थॉट दैट इज द करेक्ट रिस्पांस, लाइक आई एम नॉट किडिंग, दैट इज एक्चुअली। बच्चों के साथ भी ऐसे ही है, मतलब
I give them enough. मैं उनको ये बोलता हूँ कि whatever happens in this class will stay in this class. I will not share anything with any teacher. Like मेरे क्लास में complaint box भी है, मेरी क्लास में एक wall of expression भी है, मेरी क्लास में बहुत कुछ है. But I just try to give that part to students. I really want to get उनकी क्लास उनको लगे कि उनकी अपनी है और उनको लगे कि safe है and they can talk to me about whatever they want to talk to me. तो एंड यू नो मज़े की बात यह है कि whatever I do मैं कभी भी वो void किसी तरह से भी fill नहीं कर सकता जो कि पेरेंट्स खाली छोड़ देते हैं. मोहम्मद को जितना मर्जी अच्छा टीचर मिल जाए, जो उसको मतलब बहुत अच्छा मेंटर मिल जाए, बट वो गैप कभी भी फिल नहीं होगा अगर मैं इफ आई एम नॉट देयर फॉर हिम. यू नो अगेन you told me this and then I researched it कि जो पेरेंट्स से जो वैलिडेशन है, इमोशनल वैलिडेशन जो है, इट इज़ हार्ड वायर्ड इन आवर DNA. लाइक हम मतलब साइकोलॉजिकली वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट कि हमें हमारे पेरेंट्स वैलिडेट करें. ठीक है, और जब वो हमें नहीं करते तो फिर हम क्या करते हैं. अभी ये बच्चों को बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, हर वक्त फ़ोन पे लगे रहते हैं. और भाई उनसे लगे रहते हैं जो करते हैं. They are just looking for it and they are not getting it. उनको मिल रही है लेकिन स्टिल उनको वो नहीं है, सुकून नहीं है अंदर से. मतलब इतने बच्चे हैं, मतलब वो more distant the parent, greater the presence of that kid is on social media. वो बच्चा उतना ही ज़्यादा वो होता है, वो उतना ही ज़्यादा उसका सोशल ग्रुप बड़ा होता है. और it's not essentially always a good thing. It's not coming from a good place. It's just looking for validation. Some sort of, you know, कि कोई उसकी किसी चीज़ की तारीफ़ करता है कि yes, इसका ये अच्छा है, ये अच्छा करती है, ये अच्छा करता है. बट नहीं हो रहा है. तो ये गैप जो है ये और कोई भी फिल नहीं कर सकता. फॉर एग्जांपल अब तुम वही अटैचमेंट स्टाइल्स की बात कर रही थी. अब मेरा जो एंक्शियस है अटैचमेंट स्टाइल जो है वो है एंक्शियस. और उसमें ये होता है कि एक बच्चा जो है उसको ये लगता है कि टू गेट इमोशनल वैलिडेशन उसको हर वो चीज़ करनी पड़ेगी जिससे उसके पेरेंट प्लीज़ हो सकें, और तब जाके उसको वो मिलेगी. वो ये डिज़र्व नहीं करता, उसको ये करना पड़ेगा, ये माइलस्टोन्स अचीव करने पड़ेंगे तब उसको मिलेगी. और वो उसको पूरी ज़िंदगी नहीं मिलती. वो एक अनएंडिंग एंड साइकिल है जो उसका बन जाता है. और उसको हमेशा यही लगता है कि उसके पेरेंट्स उससे कभी खुश ही नहीं हो सकते. यू नो, और ये सिर्फ इस तरह से नहीं होता, ये फिर आगे प्रोजेक्ट भी होता है. ये वो बच्चा जो है वो आगे रिलेशनशिप्स में भी लेकर जाता है, अपने आगे वाले रिलेशनशिप्स में लेके जाएगा, अपने मैरिटल रिलेशनशिप में लेके जाएगा, जितने भी मेजर रिलेशनशिप्स. उसको यही लगेगा कि अच्छा जिससे भी उसको मोहब्बत है उसके लिए उसको हर वो चीज़ करनी पड़ेगी जिससे वो खुश हो दूसरा बंदा. और उसके रिजल्ट में क्या होता है, अगेन इसके रिजल्ट में ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है. इसके रिजल्ट में यू विल एंड अप डूइंग थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू, एंड यू मे स्टार्ट टू बिल्ड सम सॉर्ट ऑफ रिजेंटमेंट इन यू कि यार ओके आई डिडंट वांट टू डू इट बट आई एम स्टिल डूइंग इट बिकॉज यू आर, आपका अटैचमेंट स्टाइल वो बना हुआ है. तो इट गेट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आप उसको आइडेंटिफाई करें इस पूरे सिनेरियो को. और यही इमोशनल वैलिडेशन अगर पेरेंट्स से मिल जाए, ना कि ये कि जब बच्चे बोल रहे होते हैं या बच्चे अपना कोई कंसर्न शेयर करे तो आप उसको बोलें ये तो ऐसे ही रो रही हो तुम, ऐसा ना कोई मसले वाली बात नहीं है, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं हो गई, इसमें रोने वाली क्या बात है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है यार, तुम्हें तो अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया हुई वाली बात है, तुम मुझे कह रही होती हो प्लीज़ डोंट ब्रिंग दिस. जब यू नो व्हेन यू आर इन द कंप्लेनिंग मोड तुम मुझे कह रही हो, तो ये मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं देना कि देखें अल्लाह ताला ने हमें पंखा दिया है, छत दी है, खाना हमने खा लिया, पेट हमारा भरा हुआ है, मुझे ये आर्ग्यूमेंट नहीं दे इस टाइम पर. ये वही वाली बात है कि मतलब वो इसमें चले जाते हैं. तो ये कहना शुरू कर देते हैं उनको, यार देखो तुम्हारे पास कितनी लाइटें हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5. मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ता था, तो तुम कह रही थी तो मुझे सूरज के नीचे क्यों नहीं पड़ते, दोपहर में क्यों नहीं पड़ते थे. गर्मी बहुत होती थी उस टाइम पर. या वो तो बड़ी स्ट्रीट लाइट ही समझ में आ रही है, सूरज इतनी बड़ी रोशनी है यार, सब पढ़ लेते हैं, दिन में नहीं पढ़ते थे कोई. एग्जैक्टली. तुम तो कार पे स्कूल जाती हो, इतने सुकून में तुम जाती हो, हम लोग तो मतलब नहर पार करके स्कूल जाते थे. हम कपड़े जो हैं वो अपने बैग में डालते थे, नहर पार करते थे, पे पहन के चले जाते थे स्कूल.
सही है, इतनी हमने मुशक्कत की है, फिर जाके तुम लोगों की ज़िंदगी में तो कोई मसला ही नहीं है। तो जब आप यकीन करें, टीनेजर्स की लाइफ में आज का देखता हूँ ना, देना मतलब ऑनेस्टली दे आर इन अ मेस, दे आर एक्सपोज्ड टू सो मेनी बैड थिंग्स, और इन अ एज जहाँ पे वो खुद को रेगुलेट नहीं कर सकते। जस्ट थिंक अबाउट इट, लाइक इट्स लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर हु हैज डायबिटीज, and and there the responsibility of parents become even more important कि यार मतलब you have to save your kid, we have to save our kids, it's like it's a very bad situation। अगर आपकी अपनी बच्चों से दोस्ती हो जाए ना, तो आपके बच्चों को यकीन करें। अब कुछ साल पहले ना देयर वाज एन इंसिडेंट, मैं बताता हूँ तुम्हें। एक बच्चा था, मतलब वो उनका गैंग था दोस्तों वगैरह का, काफ़ी गैंग, मतलब वो वाला गैंग नहीं था, मतलब दे वर रियली गुड फ्रेंड्स, स्क्वाड था उनका, या दे वर। तो उनमें से एक बच्चा जो है वो, उसकी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई। 3 का स्क्वाड था, बट तबीयत बहुत ज़्यादा उसकी ख़राब हो गई, एंड वी वर ऑन अ ट्रिप। तो वो जो बाकी 2 दोस्त थे वो इतने ज़्यादा उसके प्रोटेक्टिव हो गए थे, वो किसी को उसके पास ही नहीं आने दे रहे थे बेसिकली। इवेंचुअली जब हम आए हैं वापस स्कूल में, तो उसके फादर आए हैं उसको लेने के लिए, और वो बच्चा अपने फादर के साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं था। एंड द रीज़न वाज कि वो बहुत वल्नरेबल फील कर रहा था, एंड ही वाज क्राइंग। ही वाज अ टीनेजर एंड वो इज़ अ बॉय, एंड ही इज़ क्राइंग, एंड ही डजंट वांट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ हिज फादर, एंड वाज सेइंग डोंट वांट टू सी माय फादर इन दिस स्टेट, आई डोंट वांट हिम टू सी मी दिस वीक। यार इतना सा बच्चा आप उठाते हैं अपने हाथ में, कितना वीक होता है वो। Why is he feeling कि मतलब why is that kid feeling it's not okay to be vulnerable in front of his parents? It's because उसको लगेगा, उसको यही लगता है कि उसको यही लग रहा था कि जो भी वो इमोशनली फील कर रहा है, it's not respected, either it's not respected or it's not addressed or it's just ignored. There are so many incidents, like couple of years or maybe an year back or 2 years back, there was a kid again, and she told me that she was having a panic attack basically in school. I randomly entered a class. I was just checking whether everything is clear, and she was sitting there and she was literally having a panic attack. Like she was like all flushed, and I asked her what's going on, by. Okay, and I noticed marks on her hands, like cut marks on her hands, and clearly she was under a lot of anxiety and depression. Anyways, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज और वो सारा कुछ करने की कोशिश की, उसके साथ थोड़ी सी वो नॉर्मल हुई। एंड देन आई आस्क्ड हर कि यार प्लीज़ गेट सम हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, टेल योर पेरेंट्स दैट यू आर गोइंग थ्रू दिस। वो कहती दे डोंट बिलीव मी व्हेन आई से दैट। दे फील कि मतलब तुम्हारे चोंचले हैं बस, और कुछ नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं है मसला। एंड on the eve of the same day, she tried to commit suicide. She took some 7 or 8 tablets, and I received a message that I'm getting help. And I immediately messaged her other friends ki matlab, have you talked to her? And then next day I realized that she is in the hospital. She is safe, but now she is going to therapy. So it took that big a step for parents to realize that she needs help. Why is there so much distance? Pehle, we are putting these unrealistic expectations in front of these children, और जब वो इस एंग्जाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं, तब हम उन्हें फर्दर पुश करते हैं, और हम उन्हें ये भी टियर 2 डैमेज करते हैं हम उनका, कि यार आप जो फील कर रहे हैं, ठीक है, आप यू आर नॉट इवन गोइंग टू वैलिडेट दैट। जो आप फील करें, इट्स नॉट राइट टू फील दैट, क्योंकि हम इस सिचुएशन में होते तो हम तो ऐसा फील नहीं करते। वट एवर यू आर फीलिंग इज टोटली रॉन्ग। भाई जब सब कुछ इवॉल्व हो रहा है, इमोशंस भी इवॉल्व होंगी, सिचुएशंस भी इवॉल्व होंगी, आपको थोड़ा सा इवॉल्व होना पड़ेगा। और अगेन अब हमने कब से पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, पेरेंट्स, और मतलब तो कह रही थी, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा हम सिर्फ मदर्स की बात कर रहे हैं। एंड आई एम गोइंग टू, बट मैं थोड़ा सा उस पे सर्कल बैक करूंगी जो आप कह रहे थे कि जो इमोशनल इनवैलिडेशन जो है ना, एक और चीज जो है ना आतिफ, जो
एक तो ये है कि हम वो जो ये वाली चीज है ना कि हम क्या करते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं चीजों की। अगेन जो डी कॉलन, इट ऑल फॉर मी इट ऑल गोज बैक टू जो इवन जो ग्रैटिट्यूड है, दैट कम्स फ्रॉम अ वेरी कॉलोनाइज्ड। हम शुक्र नहीं करते, हम वो होते हैं सही है, ये है हमारा एटीट्यूड। हमारा वो लिबरेशन वाला शुक्र नहीं है, अल्लाह ताला के आगे सब सर्वियंस वाला शुक्र नहीं है। आप जिस हाल जो हाल है उसमें खुश नहीं है, वो वाला खुश है कि गुलामी की सोच वाला शुक्र है। So I have my, like, again, the बहुत premature thought है, and I feel very strongly about this as well. But जो बात मैं ये कर रही थी कि हम क्या करते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं, जैसे कि इवन विद जैसे कि रिलेशनशिप्स में ना, हस्बैंड एंड वाइफ के तुम्हें खर्चा देता है, तुम्हारा घर अच्छा है, मेड्स हैं, बच्चों के ऊपर पैसे खर्च करता है, तुम्हें अलग घर में रखा हुआ है, लिस्ट में और क्या क्या होता है, खाना भी है, हाँ ठीक है, और मतलब सही है, चीखता चिल्लाता नहीं है, हाथ नहीं उठाता तुम्हारे ऊपर, और मतलब तुम्हारे अम्मी अब्बू से बदतमीजी नहीं करता। लिस्ट हो रही है, लिस्ट लिस्ट लिस्ट, हाँ ठीक है, चलो वो नहीं है लिस्ट के अंदर अफेयर। ठीक है, हाँ चलो चल डाल जैसे चीटिंग भी नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब एक लिस्ट है, ठीक है, एक लिस्ट है, हो गई है, तो अब और क्या चाहिए तुम्हें। तो ये हम क्या करते हैं कि जो लिस्ट है ना, ये पूरी बड़ी फिजिकल सी एक चीज है। ह्यूमन बीइंग्स ऑन रिलेशनशिप्स, इसमें ना एक थर्ड डायमेंशन होती है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, एक स्पिरिचुअल प्रेजेंस होती है, एक साइकोलॉजिकल हकीकत होती है उस रिलेशनशिप की। सही है, अगर हम लोग इस टाइम पे इस सोफे पे खामोशी से बैठ जाए ना और सिर्फ एक दूसरे को देखते रहें, देयर विल बी so much things that we will be telling each other, even if we are not talking to each other. That's the psychological presence. It's not a list, naan nafka kapda is no, ये list नहीं पूरी करनी है, एक पूरी साइकोलॉजिकल एग्जिस्टेंस है आपकी, उस अगले बंदे की, और फिर आपके रिलेशनशिप की, जिसके कुछ मतलब तकाजे हैं ना। जैसे अब अगर अल्लाह ताला की हम बात करते हैं, तो अब मैं ये बोलूँ अगर कि नमाज 5 वक्त की कही थी आपने, 5 चीजें आपने फर्ज की थी, मैंने रोजे भी रख लिए, नमाज भी सारी कर ली, हज भी कर लिया, ज़कात भी दे दी, फराइज भी पूरे कर लिए, तो अब तुमने जन्नत में जाना चाहिए ना। अब तो जन्नत मेरी लिस्ट थी ना, ये करना था, बट it's not true, मैं नहीं जा सकूंगी ना। That's not all, there is a whole spirituality to the religion that I claim to follow. There is a whole spirituality that Allah Ta'ala gave me the manual कि भाई ये पढ़ो, ये develop करो, cultivate करो, तुम्हारी रूह तक जानी चाहिए ये चीज, तुम्हारी सोल को पता होना चाहिए कि तुम किसको फॉलो करती हो। और ये जो डिटॉक्स है, ये जो शैतान है, ये जो इतने सारे और फैक्टर्स हैं, इतनी सारी जो डायनामिक्स हैं, इतनी सारी चीजें जो तुमने करनी, इन सब की साइकोलॉजिकल हकीकत है भाई। तो इट्स नॉट अ लिस्ट। एंड जब हम पेरेंट्स करते हैं, पेरेंट्स का भी यही है ना, तुम्हें ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, अभी भी तुम खुश नहीं हो, क्योंकि साइकोलॉजिकली जो आप उसको जो वाइब दे रहे हैं, जो साइकोलॉजिकल जो उसको जो स्पिरिचुअलिटी थी रिलेशनशिप की, वो फुलफिलिंग नहीं थी। और वो फुलफिलमेंट जरूरी है, वो हर इंसान की हर रिलेशनशिप के अंदर वो फुलफिलमेंट बहुत शदीद जरूरी है। यू कैन नॉट जस्ट लाइक टेक दैट अवे। कि क्रेडिट आवर्स थोड़ी हैं जो आपने पूरे करने, 30 क्रेडिट आवर पूरे कर लिए तो आपका कोर्स पास हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। वी वर टॉकिंग अबाउट, एक वर्ड मेरे जहन में आ रहा था तो मैं बात कर रही थी, इंटरेस्टिंग बात है, बेसिकली द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेंजिबल्स, यू नो। और एक और बात याद आ रही थी कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है, इट्स नॉट एक्शन ओरिएंटेड। नियत इज एन इंटेंजिबल। एग्जैक्टली। जो फिजिकल होने की बात है ना आतिफ, जो इंटेंजिबल की आपने बात की, जब हम अब्यूज़ की बात करते हैं, जब हमारी क्लास थी अब्यूज़ की, तो हमने अब्यूज़ की जो लिस्ट हमें हमारे जहन में आती है, वो आती है फिजिकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अब्यूज़, जो कि बहुत मेन स्ट्रीम हमें पता है। बट वन ऑफ द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ अब्यूज़ इज नेग्लेक्ट, पेरेंटल नेग्लेक्ट। इट्स अब्यूज़। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा इंकिशाफ था, एंड एट द सेम टाइम इट मेक्स सेंस। अब हमारे पास ऑब्वियसली हम ये नहीं करते ना, हम अब्यूज में रैंकिंग नहीं करते कि कौन सी अब्यूज किससे बड़ी है, कि मैं ये बोलूं कि ये वाली अब्यूज ज्यादा बड़ी है, ये वाली,
बट उसके जो इफेक्ट्स हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर पेरेंटल निग्लेक्ट के, दे आर एज डेट्रीमेंटल एज सेक्सुअल अब्यूज एंड फिजिकल अब्यूज। ये अगेन वही वाली बात है, जो निग्लेक्ट है ये सब कुछ उसी में आ गया। निग्लेक्ट कैन लीड टू सेक्सुअल अब्यूज, neglect leads to so Physical abuse. medical problems, health issues, emotional invalidation, and one of the leading cause of PTSD is parental neglect, is neglect. So और मतलब ये जो हम अभी बात कर रहे थे, आपने जो उसका बताया कि जो सुसाइड रेट्स और वो सारा कुछ जब हम बात करते हैं, और फिर टीनेजर्स में द काइंड ऑफ डिप्रेशन, एक निग्लेक्ट को जब मैं पढ़ रही थी उसमें, बहुत टॉर्चरस बुक है बट ऑब्वियसली इट्स वेरी एनलाइटनिंग, हीलिंग द शेम दैट बाइंड्स यू। उसमें इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ था कि निग्लेक्ट इज लाइक स्पेंडिंग ईयर्स विद a primary relationship, somebody you are in a primary relationship with, who has never looked you in the eye, कि उसने कभी आपकी तरफ ऐसे आंख नहीं उठा के देखी। That's what neglect does. There's so many kids right now who have never seen their fathers in the eye. मतलब as a boy I am saying that, और गर्ल्स का तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। याद है मैंने तुम्हें एक बार बताया था कि I was so surprised. I was in a girls' class and I often asked them in an introduction class, okay, what did your father do? Which family does it come from? So just to get a background. A lot of them didn't even know what did their father do for a living. How distant would he be? How neglected would she be? It's just horrifying to think that कि मतलब इतना distance है कि आपको इतना ही नहीं पता। आप it's unimaginable for me. And I know there are so many cases जो मैं fathers की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, especially mothers obviously वो होता है ना मर्क्स present, अगर mothers present हैं तो क्या वो effectively present नहीं है, और fathers totally absent है। फिजिकल कर दिया ना, फिजिकली प्रेजेंट है ना पूरा। जो हम कहते हैं कि माएँ घर पे रुकेंगी और फादर्स जाएंगे, तो माएँ घर पे फिजिकली रुक रही हैं, स्पिरिचुअली मेंटली नहीं रुक रही ना। लाइक ऑब्वियसली वो स्टक हो गई है, आपने स्टक कर दिया। मैं अक्सर आपसे ये बात, उस दिन याद है मैं आई वाज जस्ट हैविंग अ वेरी टफ डे, मोहम्मद एंड आई बोथ ऑफ अस हैड अ वेरी टफ डे, एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको वैसे ही बोल रही थी, मैं कहा आतिफ ये अकेले इंसान का काम है ही नहीं। क्योंकि अगर आपने ये फैसला किया है कि आपने अपने ट्रॉमास अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं करने, फिर आपने अपने ऊपर वर्क करना है, ठीक है, फिर आपने ये भी करना है कि मैं मोहम्मद अपने बच्चों को उनको एक इंडिपेंडेंट इंसान भी बनने दूं, मैं उनकी ओरिजिनलिटी उनसे ना छीनूं, फिर मैं अपने पैटर्न्स को भी अनलर्न करूं। एट द सेम टाइम इस पूरे प्रोसेस में यू आर आल्सो गोइंग टू लूज पीपल, बिकॉज हमारा जो सोशल फैब्रिक है, जिस तरह से हमने डिजाइन की हुई है अपनी जिंदगी, वी डोंट हैव द विलेज फॉर दिस। वो जो कहते थे जो इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ बेबी वाला, एक तो वैसे मुझे लगता है कि विलेज नहीं है, फिर इन मामलात के लिए तो और नहीं है, क्योंकि जहां पर आपने बाउंड्री सेटिंग कर दी तो वहां पर हमारे यहाँ कहा जाता है ताल्लुक तोड़ने की बातें होती हैं, ये बाउंड्री सेटिंग सही। तो देन देयर इज नो एज सच सपोर्ट सिस्टम फॉर व्हाट यू नो, कि अगर आप कह रहे हैं कि यू नो लेट्स क्वेश्चन आर हिस्ट्री। गबोर माटी की बड़ी खूबसूरत बात है, वो जब भी बात करते हैं ना साइकिल ब्रेकिंग की, तो वो बड़े होपफुल तरीके से करते हैं। हम लोग नॉर्मली ना इस तरह से बात करते हैं कि साइकिल ब्रेकिंग बहुत मुश्किल है, व्हिच इट इज, ऑफ कोर्स इट इज, लाइक नॉट टेकिंग दैट अवे बिकॉज आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज, बट दैट्स नॉट इट, दैट्स नॉट द कंप्लीट ट्रूथ। इट इज ऑल्सो वेरी रिवॉर्डिंग एंड इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज वेरी मच पॉसिबल। अल्लाह ताला ने जो हमें बॉडीज दी हैं, जो दिमाग दिए हैं, मतलब इस्लामिक कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि उम्र के किसी भी हिस्से में आप मजहब कबूल कर सकते हैं ना, इस्लाम कबूल कर सकते हैं। देयर इज नो एज लिमिट टू अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ, फाइंडिंग योर गॉड, देयर इज नो एज लिमिट। यार रिलीजन से बड़ा कौन सा बिलीफ सिस्टम है? हमारे यहाँ जो एग्जांपल्स हैं कि कितनी उम्रों में कितने प्रॉफिट्स ने कितने लोगों को इस्लाम कबूल करवाया है या अपना मजहब फैला रहे थे। देयर इज नो एज लिमिट, कोई रिटायरमेंट कि कोई एज इस्लाम ने नहीं हमें बताई हुई है। सो इट मीन्स कि अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसा दिमाग दिया है जो कि किसी भी उम्र में, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी, साइंस भी इसको बैक करती है ना, न्यूरोप्लास्टिसिटी भी आपकी होती है ना। इट्स लाइक राइडिंग अ बाइक ना, प्रैक्टिस तो करो। कि मैं उस दिन पता नहीं किस बात पे मैं ये सोच रही थी कि मैंने
बिल्कुल ऐसे एक बाउंड्री सेट की कि मैंने जब कर ली तो मैंने रियलाइज किया कि 4 साल पहले मैंने कभी ये करना नहीं था, कभी मुझसे ये हो नहीं पाना था कि देयर वाज दिस पर्सन हु वाज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट मी और मैं अपना टाइम ज्यादा लगा रही हूँ. मैंने कहा 1 मिनट, आई डोंट हैव टू. मैं कहा नहीं भाई, आपको टाइम दिया हुआ है ना, अपने टाइम पर बात करना. आई एम बिजी एट होम. सही है. एंड आई डिड दैट. और मैंने उसके बाद ये एकदम से मैंने पहुंच गया. मैंने कहा 4 साल पहले आई वुड हैव क्वेश्चन्ड माई सेल्फ सो मच कि मैं ये करूँ ना करूँ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए, एटीट्यूड बहुत है, पता नहीं इस तरह की चीजें होती. बट अभी वो बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे कि इट्स पार्ट ऑफ माई नेचर. विद मोहम्मद समटाइम्स मुझे एकदम से मैं कुछ चीज देखती हूँ कि मोहम्मद को करते हुए, या मैं उसकी वजह से उस दिन मैंने बोल रही थी, मैं कहा मोहम्मद आई एम सो सॉरी, आई हैव बीन सो बिजी and you have been asking me to bring your markers and I'm sorry that I could not bring it. And then he said, Mama, it's okay to be busy. और मैं कब से सेंटेंस को दिल पे लगा के बैठी हुई हूँ, because I think it was not for, if I'm being very honest, I think it was not that he said it और उसने लर्न कर लिया और उसने बड़ी अच्छी बात बोली. It was very validating for me कि अच्छा सही है, ये कर सकता है, ये रेगुलेट कर सकता है, ये हो रहा है, मुझे अब नजर आता है कभी कभी, तो मुझे हो रहा है कि ओके आई डिड इट, इट हैपेंड. ही सेड, उसको कब से बोल रहा था, अभी मैंने शायद अभी भी नहीं ला के दिया उसको मार्कर्स. ये मुझे कब से बोल रहा है कि उसके बोर्ड मार्कर्स उसके वो हुए हैं, और मुझे वाकई नहीं, भूल गई थी मैं, और मुझे नहीं, तो मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था. एंड देन ही जस्ट सेड इट, Mama, it's okay to be busy. And I just could not believe it. Because यार वही वाली बात है ना, वही साइकिल है ना. Somewhere किसी बहुत मुश्किल मोमेंट के अंदर शायद कहीं पे ये मैनेज करने की कोशिश की कि it's okay if you're crying, Mohammed, it's okay to cry. You know, it's okay to be angry. I know you feel angry right now, and I know it's okay to be angry. But you know, अब आप उस टाइम पे दिल चाह रहे होते हैं, मतलब क्या कर ले इंसान. हाँ, मैं मतलब there are like so many instances when I just want to like shout at him, and sometimes I do as well, and then I apologize. मतलब it's practice, you know, it's practice. The more you practice it, the better you will get at it. But your child at least, मतलब आप उसको नज़र तो आता है, कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं. और वो हमारा वाला तो ऐसा है कि वो भूलने भी नहीं देता. अगर आप उस पर एक दफ़ा शाउट कर दो, वो 10 दिन तक आपको बोलता रहेगा, 20 दिन तक बोलता रहेगा, शाउट किया था आपने मुझ पर. एनीवे, आई रिमेंबर एक दिन मैं मोहम्मद को लेकर गया, बाइक पर लेकर गया उसको यू नो, उसको नगेट्स बहुत पसंद है, नगेट्स एंड फ्राइज. वो खाए उसने आराम से. देन आई गॉट हिम अ टॉय एंड आई वाज कमिंग बैक, and then on the way he saw something and he asked for that as well. And when I said, Mohammed, I cannot get you that, and he started crying. तो धाड़े मार करना शुरू कर दिया. लाइक यहाँ से शुरू हुआ है मेरा गुस्सा, ऐसे आते यहाँ तक आया. एंड आई जस्ट लाइक शाउटेड एट हिम कि मतलब सब कुछ दिया मैंने तुम्हें, ये दिया है, मैं तुम्हें अभी ये खिलाया है, मैं तुम्हें फिर ये टॉय लेके दिया, मैं तुम्हें, आई टुक यू आउट, आई डिड दिस फॉर यू, आई डिड दैट फॉर यू, एंड यू आर स्टिल नॉट हैप्पी. Okay, कर लिया सारा कुछ, and just refused. And then he was making me feel guilty about it and saying, "Abu, I'm sorry, I asked for it." And I was like, यार भाई माफ कर दे यार, गलती हो गई. मतलब वही वाले सीन है, मतलब मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया. But what was that psychological presence? It was of a person के मतलब, I'm not saying कि I should have bought him that. That was the boundary that I was trying to set, but it was a very wrong way to set the boundary. वो यही है ना आतिफ, जो रेगुलेशन की हम बात कर रहे होते हैं, यही नहीं आता ना, इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं आता कि ये महसूस तो हो गया, अब इसको रेगुलेट करके अपने बॉडी में से निकालना कैसे है, यही तो नहीं आता. जो हम बच्चों के साथ करते हैं, जो हम उनको चुप करा देते हैं, और ऊपर से वही अगेन जो एवरीथिंग फिजिकल ना, खामोश, गुड, सही है. हमने रेगुलेट करना तो नहीं सिखाया, हमने नहीं सीखा, हमें भी तो नहीं आया. मैं गबोर मार्टे की मैंने बात तो कोट ही नहीं की, मैं अपनी उसमें लगी थी द थिंग कि वो बहुत होपफुल तरीके से बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू साइकिल ब्रेकिंग, कि देयर इज होप
for those who can confront their history and work for transformation. अपनी हिस्ट्री को कन्फ्रंट करना ना बड़ी अब हम जिससे भी बात करें उससे बोले ना बचपन तो हमारा बहुत अच्छा जबरदस्त था पुराना अरे बचपन तो बहुत अच्छा बचपन तो होता ही अच्छा 5000 में प्लॉट आ जाता था it takes real courage to confront your बचपन क्योंकि हम हमारे साथ ना एक वो है ना कि हम अपने पेरेंट्स से मोहब्बत करते हैं एंड ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स भी हमसे मोहब्बत करते हैं हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं तो हमें ये होता है हमें ये गिल्ट इस बात की हो रही होती है कि कहीं हम उनकी मोहब्बत पे तो शक नहीं कर रहे कहीं जो उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत की हमें कुछ बनाया जाहिर है हम जो हैं अपने पेरेंट्स की वजह से तो हैं ना इट मींस जो भी है ना जो भी है सब कुछ एवरीथिंग द गुड्स एंड द बैड्स सही है और ये इट टेक्स रियल करेज टू सेपरेट द मोहब्बत एंड टू सी द you know like the parts which might be traumatizing it's okay it's not about blaming and hating or you know it's not if anything रिसर्च ये कहती है कि न्यूरो बेसिकली जो इसको हम रीपेरेंटिंग कहते हैं ना रीपेरेंटिंग इज लाइक कि आप जब अपनी जिंदगी में अपने पैटर्न्स रियलाइज करते हैं सो दैट कंपैशन एंड दैट सपोर्ट दैट यू डिड नॉट गेट सो नाउ यू आर गिविंग दैट टू योरसेल्फ जो कंपैशन जो इमोशनल रेगुलेशन आपको एज अ चाइल्ड सिखानी चाहिए थी वो आपको नहीं सिखाई गई तो अब आप वो अपने आप को सिखा रहे हैं और अब नाउ यू हैव एन एक्चुअल चाइल्ड के जिसको आपको सिखाना है तो अब आप अपने आप को बेसिकली दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ रीपेरेंटिंग और रीपेरेंटिंग न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी वही है ना कि आप अपने जो ओल्ड अब वही जंगल वाली पिक्चर जो है वो आप ऊपर से जंगल को देख रहे हैं वो जो साइनेप्सिस बने थे और सारे जो रास्ते बने थे अगेन टीनेज आपकी जैसे भी गुजरी ना चुप करा के चीजें छीनने के और जिस भी तरह से आपको चुप कराया गया तो अब वो जो भी बिलीफ थे वो बन गए ना अब वो जंगल में वो पूरे रास्ते बने हुए हैं सो बेसिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी इज लाइक जुनैद जमशेद का वो गाना है ना जंगलों में भी रास्ते तो हैं हमें भी कोई मिल ही जाएगा तो न्यूरोप्लास्टिसिटी इज दैट उनको मिटा के नए रास्ते बनाए तो ये बन जाते हैं जंगलों में रास्ते बन जाते हैं नए रास्ते बन जाते हैं बनाने वाले आप बने यानी दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ रीपेरेंटिंग और रिसर्च ये कहती है कि जो लोग ये करते हैं उनके रोमांटिक रिलेशनशिप्स बहुत बेहतर होते हैं उनकी एक्चुअली में अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो जाते हैं प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स बहुत बेहतर हो जाते हैं उसकी वजह ये होती है कि अगर मुझे ये पता है कि मेरी एक सर्टेन अटैचमेंट स्टाइल है सही है अगर मेरे अंदर पीपल प्लीजिंग है और मुझे पता है कि वो कहाँ से आ रही है तो आई वुड नॉट गेट इनटू अ रोमांटिक रिलेशनशिप टू गेट दोज अनमेट नीड्स जो मेरी बचपन की अनमेट नीड्स हैं सो आई एम नॉट लुकिंग फॉर माई पार्टनर टू पेरेंट मी यू नो बिकॉज आई एम अवेयर और मैंने अपनी जिम्मेदारी मैंने खुद ले ली है तो मेरा एक्चुअली हम अक्सर ये कहते हैं ना ये घर तोड़ने वाली बातें होती हैं ये अवेयरनेस हमारी फैमिली वैल्यूज के खिलाफ है इट एक्चुअली हेल्प्स रिलेशनशिप्स और ये बात इस वजह से आई गेस ये कॉन्वर्सेशन एक तरह से वार्म अप था इनटू द शादी सीजन क्योंकि अभी हो रहा है तो हम अक्सर जो है वो इसको अपने आप को जब हम एक रिलेशनशिप में और जब शादी के बारे में भी बात कर रहे होते तो हम लोग होलिस्टिकली नहीं देख रहे होते ना हम इनर चाइल्ड को नहीं देख रहे होते एंड इनर चाइल्ड को तो शायद अब फिर भी हमारी कॉन्वर्सेशंस होती हैं वी हैव एन इनर पेरेंट एज वेल और मुझे एक्चुअली में अब समटाइम्स यकीन नहीं आता कि व्हाई इज इट सो अंडर टॉक लाइक साइकोलॉजिकली ही जैसे इनर चाइल्ड होता है वैसे इनर पेरेंट भी होता है आपका और जितने भी प्रोफेशनल्स ये देख रहे हैं लाइक आई नो दैट यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट और मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल जार्गन में उसके नहीं जा रही मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके बोल रही हूँ कि देयर इज एन इनर पेरेंट एंड एन इनर चाइल्ड जो क्रिटिकल वॉइस होती है आपके अंदर वो पेरेंट वॉइस होती है लाइक नॉट नेसेसरीली कि योर पेरेंट बट द क्रिटिकल वॉइस साइकोलॉजिकली इट्स कॉल्ड द क्रिटिकल पेरेंट इन यू एंड देन देयर इज दैट वुंडेड चाइल्ड जो फिर अडैप्ट करना सीखता है सो एक्चुअली में दिस नॉलेज हेल्प्स यू फॉर्म बेटर रिलेशनशिप्स मेरी जो अटैचमेंट स्टाइल है दैट्स डिसऑर्गेनाइज्ड
और disorganized में basically so either you are too secure or you are too anxious. That's me. Okay. सही है? Either you know I am secure and avoidant. So I also have secure attachment style, but at the same time I also have avoidant attachment style. Okay. तो मेरा यह है कि my trauma response is flight. Like literally flight भी होता है कभी कभार. सही है? मुझे literally होता है कि चलो अब बस. बहुत overwhelming हो रहा है, मैं I'm looking at vacations and tickets. And this is my trauma response. I take a flight. उसका एक फायदा ये होता है कि मैं बहुत ड्रामा अवॉइड करती हूँ अपनी जिंदगी में. ये एक मेरा बहुत बड़ा फायदा है. आई स्टे अवे फ्रॉम ड्रामा क्योंकि आई टेक अ फ्लाइट. मैं निकल जाती हूँ, मैं अपने आप को निकाल लेती हूँ सिचुएशन में से ना. मैं घुसना ही नहीं अंदर. इतना प्यारा अवॉइडेंट स्टाइल है. कोपिंग मैकेनिज्म है भाई मैंने आप बोले, आपने मुझे जो बोलना है बोले. बीबी ज़ैनब आपको कुछ नहीं बोलेगी कि बीबी ज़ैनब has flown बंद took a flight. फ्लाइट ले चुकी है. सही है. And at the same time, I also have like secure attachment style, which means I have strong boundaries with people I feel safe with. Yeah. Strong boundaries, good connections. I can be, you know, like a big hugger with people. Like I hug them. I hugged my yoga teacher उस दिन. अच्छा. मतलब you know like वो भी and I मैं फिर बड़ा उसमें क्योंकि secure है तो उसमें फिर मैं बड़ा चार्ज लेती हूँ. पर मैं बड़े उससे बात करती हूँ कि मैं बड़ी सिक्योर हूँ इस रिलेशनशिप में कि मैं मुझे करना है. यू नो लाइक वो फिर इस तरह बदमाशी है. हाँ मतलब वो फिर मेरा बिल्कुल वो था. सो आई हैव अ डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट स्टाइल. अब इसमें ये होता है कि अब जब ये अवॉइडेंट वाला जब आता है, सही है, और अगर मैंने कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट था, लाइक नॉट इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में होता है ये कि जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे इमोशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहाँ पे मैं पीछे हो जाती हूँ कि यू नो नहीं मैंने इमोशनल नहीं हो सकती. वो इमोशंस एंगर के भी होते हैं ना, इमोशंस बहुत तरह के और भी होते हैं, ईगो से भी आ रहे होते हैं, 10 तरह के होते हैं. तो अगर मैंने कहीं पे पुश किया होता है ना, क्योंकि मुझे अब पता है कि यू नो ज़ैनब यू आर टेकिंग अ फ्लाइट, लेट्स स्टे हियर एंड लेट्स कन्फ्रंट. यू नो अब इसकी जरूरत है, इस फ्लाइट नहीं लेनी, अब फाइट है, अब फाइट करनी है. सही है. तो जहां पर मैं इस कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करती हूँ, कन्फ्रंट करती हूँ, और जब व्हेन इट्स डन मैं एक शदीद ओवरवेल में चले जाती हूँ, अपने आप को कोसना, शदीद गिल्ट ट्रिप के ओ माय गॉड. और फिर वो जो होता है ना, वो जो आप बार बार सोच रहे होते हैं, मैंने क्या बोला, उसने क्या बोला, मैंने क्या बोला, उसने क्या बोला, मैंने क्या बोला, यू नो, और मैंने ये क्यों नहीं, मैंने ये बोला था, मैंने ये बोला, 4 दिन हो गए मैंने ये बोला था, उसने ये बोला, यू नो. एंड देन इस नॉलेज का फायदा क्या है? हम जो रिलेशनशिप्स और उसकी हम फायदे की बात कर रहे थे, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि द मिनट दैट हैपेंस आई टॉक टू माई सेल्फ, इट्स ओके टू मेक पीपल एंग्री, इट्स ओके इफ पीपल डोंट लाइक मी, it's okay if people didn't like that I confronted them. It's okay if there was something that was making me uncomfortable and I said it. It's okay if I fought for myself. It is okay. अब this is what I have done. This is what I am talking. और वो जो मैं कही थी ना कि मोहम्मद ने मुझे बोला था it's okay to be busy. Once I am doing that, I'm reparenting myself. It's okay. No, it's not acceptable. नहीं है भाई, मैं नहीं people please करूँगी, नहीं हो सकता, नहीं. I'm not taking a flight. इस साल मैंने कोई फ्लाइट नहीं लिया था. सही है, वो सर्कमस्टेंशियल था, हमारा डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए थे, वो एक अलग बात है. बट आई डिड नॉट टेक अ फ्लाइट दिस ईयर. एंड मतलब ये अगेन आसान नहीं है, बट यू नो वो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है ना, वो मुझे नजर आती है अब जब मैं ये सोचती हूँ. एंड दिस इज, आई थिंक दिस इज व्हाई आई टुक दिस कॉन्वर्सेशन टू, आई थिंक ये इधर इस वजह से आ गई, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कंप्लीट पिक्चर ये है इसकी. वेरी डिफिकल्ट, लेकिन रीजन है ना करने का यार. इट्स मी टेलिंग दैट टू माई सेल्फ, मी रीपेरेंटिंग माई सेल्फ, me giving that permission to myself has allowed me to see my child as a child. And to tell, जब वो रो रहा है ना, तो मुझे उसका रोना सिर्फ रोना नजर आ रहा है. मुझे उसका रोना ना थ्रेट नजर नहीं आ रहा अपने ऊपर. मुझे उसका रोना बदतमीजी नजर नहीं आ रहा. मतलब आ रहा है, मैं ये नहीं कह रही, आता है ऑब्वियसली. It's an ongoing process and I don't think आप एक लाइफ टाइम में कर सकते हैं. But in some moments where I see my child regulating himself in those very little moments, you know, that's when I see कि अच्छा ये इसलिए करना है. ये जो respectful parenting थी,
जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा मतलब अग्री करती है इस्लामिक वे ऑफ पेरेंटिंग से, तो अच्छा ये इसलिए करना था, अच्छा ऐसे मोहब्बत करनी थी अपने बच्चों से, ये तो पता ही नहीं था। अच्छा ज़ैनब, इसका ना कोई शॉर्टकट भी नहीं है। मतलब यू कैन नॉट लाइक, ऐसा नहीं है कि अच्छा अपने बच्चे को बिठाया और उसको समझा दिया कैसे करना है। यू हैव टू गो थ्रू दिस ग्राइंड एंड यू हैव टू मॉडल दिस बिहेवियर। अगर आप ये बिहेवियर मॉडल नहीं करेंगे तो द चाइल्ड इज़ नेवर गोइंग टू लर्न इट। और वो अपने पेरेंट्स से ही सीखेगा, अपने प्राइमरी केयर गिवर से ही सीखेगा कि हाउ ही नेविगेट, हाउ ही और शी, इज मदर फादर नेविगेट्स थ्रू लाइफ in different situations and in situations with him or her. I remember I was in a training and we were just discussing a technique called teacher modeling. And it's all about कि teacher एक question solve कर रहा है and he does loud thinking कि वो कैसे इस question को approach करेगा। कि वो जो क्वेश्चन पढ़ा उसमें ये क्लूज थे, इसको पकड़ा, इसको ब्रेक डाउन किया, ये एक गलत आंसर ऐसे ऐसे एलिमिनेट किया और ये एक आंसर बच जाएगा। एंड देन स्टूडेंट्स उसी फ्लो में जाएंगे, स्टूडेंट्स को ये बताने के अच्छा इस तरह से ये यू लीड द वे। जो तुम वो बात करी थी ना सिनेप्सिस की, रास्ता कोई, जंगलों में भी रास्ते तो हैं, वो रास्ते पेरेंट्स को ढूंढने हैं, दिखाने हैं बच्चों को। जब वो देखेंगे तो उनको मिल जाएंगे। और बच्चे इतनी जल्दी पिक करते हैं आपको, तुम्हें याद होगा वो हम लोग बाइक पे जा रहे थे और मैंने, खैर द पंजाबी इन मी ऑलवेज डज दिस कि इतनी गंदी ट्रैफिक होती है, तो सडनली किसी ने कोई गलत हरकत की थी जाते हुए, तो मैंने उसको कहा पागल है क्या। मतलब बहुत ही ना पंजाबी एक्सेंट में उन्होंने बोला पागल है क्या, और मोहम्मद बहुत छोटा था, उसने मुश्किल 4-5 मिनट बोलता था, तो भी शुरू हो गया पागल है क्या, और पूरी राइड में जो है ना वो बोलता हुआ गया और तुम पीछे हंसती हुई गई। मैंने रियलाइज किया यार भाई इसके सामने कुछ नहीं बोल सकते, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड इट्स नॉट लाइक कि उस दिन के बाद से आज तक मैं आई एम ऑलवेज केयरफुल, देयर आर ऑलवेज मोमेंट्स, बट आई ऑलवेज फील वो शेम वाला आ जाता है, वो किसी भी एस्पेक्ट में आता है, चाहे क्योंकि एज अ किड व्हेन यू फेल्ट शेम तो आपको बहुत सारे एस्पेक्ट में वो फील होती है, एंड देन यू शेम योरसेल्फ फॉर बीइंग अ बैड पेरेंट। इट हैपेंस वेरी ऑफन कि आपसे कोई गलती हो जाती है, एंड देन आई जस्ट थिंक अबाउट इट एंड सी कि यार मतलब आई डोंट हैव टू बी परफेक्ट, like we don't have to be perfect parents, we just have to be present parents. We just have to be there for them. It's okay to make mistakes, just apologize. That will tell your child, even वो भी तो एक behavior है ना, वो ये भी तो सीखेगा ना कि अच्छा हाँ गलतियाँ करना है, is human and apologize for it, and it's nothing wrong with it, there's no shame in it. सही है। वो ऐसा बात है मोहम्मद बहुत देर तक आपको उसकी याद भी दिलाता रहता है। Won't forget, yeah. He never forgets, but it's a good thing that he never forgets. Yeah. He will always know कि मतलब anybody can make mistakes and it's okay to make mistakes. Make your own mistakes, learn from it and move on. हम जिन लोगों के साथ बहुत सेफ महसूस करते हैं उनसे हम एक ही बात बहुत दफ़ा रिपीट करते हैं। अगर हम किसी अपने पुराने स्कूल फ्रेंड्स पक्के दोस्तों के साथ मिलें, वो एक ही किस्सा होता है, एक ही जोक होता है, एंड देन देयर इज सो मच रिपीटेबिलिटी ऑफ द सेम स्टोरीज। When you meet your siblings after a while, and then there is something very old जो कि आपको करोड़ दफ़ा ऑलरेडी बात कर चुके हैं, and then you start, जैसे अब हम लोगों के साथ ये होता है कि हम लोग अपने अब्बू के बारे में बात करते हैं जब भी, तो अब it's been like so many years now, तो हमारे पास कोई नई कहानियां तो नहीं है ना शेयर करने के लिए, तो वही पुरानी बातें, वही पुरानी memories, but we keep on sharing those and repeating those. And that's, जब हम अपने बच्चों को देखते हैं कि वो जब एक ही बात को रिपीट कर रहे होते हैं, that's what they're doing. कि उनको है कि मतलब कि तकलीफ हुई है ना मुझे, तो वो बता रहे, वो बार बार वो अक्सर होता है ऐसा। मैंने इतने लोगों को देखा है कि they'll just go on in अपनी उसमें एक ही बात वो 1000 दफा कर रहे हैं वो, and that's toddlers का तो ये तरीका होता है
कि अगर आपका बच्चा रिपीट कर रहा है ना अपने दुख का इजहार कर रहा है, इट मीन्स कि वो अपने प्रोसेस में आपको इंक्लूड कर रहा है। क्योंकि अगर आपका बच्चा वो आपको नहीं बता रहा ना, तो इट्स जस्ट कि वो आपको बता नहीं रहा, उसको सेफ नहीं महसूस हो रहा, अंदर उसके चल रहा है। इट्स सिर्फ ये डिफरेंस है कि वो बता रहा है, चल सबके रहा है। हम कितनी मुझे अभी लाइक मैं अक्सर मुझे लोग जब कह रहे होते हैं ये व्हेन दे डोंट एग्री विद के बच्चों को स्पॉइल करने वाला, वो कहते हैं ना इसको कि ये आ गए हैं पता नहीं कहाँ से और ये बातें, तो मैं अक्सर ये बोलती हूँ कि यार मतलब देयर सो मच पेन इन यू, हर किसी का है। ऐसा नहीं हो सकता ना, जिंदगी की है, ट्रॉमास होंगे, कुछ कोई एक्सपीरियंस होगा, कुछ होगा। डिफरेंस सिर्फ ये है दैट यू आर नॉट सेइंग इट, और मे बी यू हैव नॉट येट, यू नो, अपनी फीलिंग्स के साथ यू हैव नॉट, यू नो, यू आर नॉट सिटिंग विद देम। सो इट्स सिर्फ ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो वही जब मोहम्मद जब वो कर रहा होता है ना कंप्लेन, और वो उसमें जा रहा हो, कितनी बातें ऐसी हैं हमारे रिलेशनशिप में भी जो पहले की हैं, बट जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी दिसंबर आ रहा है और दिसंबर इज आवर एनिवर्सरी निकाह की, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स उसके अराउंड की मुझे याद आ रही हैं, एंड आई थिंक दैट वुड बी लाइक को करोड़वीं दफा होगी दैट आई माइट ब्रिंग इट अप कि यू नो याद है ये हुआ था, फिर ये हुआ था, एंड मुझे बहुत तकलीफ हुई थी ये बात, यू नो, लाइक इट्स लाइक कि वो जो भी वो चीज है वो दिमाग में आपके आएगी, it's just a matter of safety if it's going to come out of your mouth or not. That's all it is. And it's बहुत पेनफुल सी बात है। एक पेरेंटिंग स्ट्रैटेजी बोली जाती है कि जब बच्चा बचपन में रो रहा होता है तो उसको उठाना नहीं चाहिए, और वो एक टाइम आएगा कि वो रोना बंद कर देगा। तो आपने वहीं से बच्चे को बता दिया, तो बच्चा कभी भी से वो मतलब एंड इट इज सेड कि यार इट इज़ ओके, और ये पेरेंट्स की कन्वीनियंस के लिए है, यू नो, कि मतलब ये इस तरह से करो तो वो अब रोना बंद कर देगा, वो वरना उसको आदत हो जाएगी गोद में उठाने की। यानी कि मैं 25 साल का हूँ, मेरे पेरेंट्स अभी भी मुझे गोद में उठाते हैं, मतलब दे विल कम अ टाइम दैट इज गोइंग टू वॉक एंड इट मोहम्मद गोदी में मतलब कितनी दफ़ा आएगा, मतलब अब 1-2 साल में बिल्कुल ही ख़त्म है, यू नो। एंड व्हाट वाज द मैसेज दैट यू सेंड टू द किड्स कि मतलब यार मतलब वो रो रहा है वो बच्चा, और नाउ इज़ नॉट गोइंग टू फील सेफ, अब वो रोएगा नहीं, आपने उसका प्रोटेस्ट ख़त्म कर दिया उसी टाइम पे। वही तुम्हारे वाली बात है, अब उससे इमोशनली उसको सेफ्टी फील ही नहीं होगी, तो कंप्लेन भी कैसे करेगा? कंप्लेन भी तो वहाँ किया जाता है ना कि जहाँ पे कोई सुनने वाला होता है। ऐसा ही है। हम लोग जो हैं यही सारा कुछ कैरी करके, सही है, एक रेजिस्टेंस की एक इतनी बड़ी एक आर्मर होता है। रेजिस्टेंस को एक्चुअली साइकोलॉजिकली भी ऐसे ही डिफाइन करते हैं, इट्स एन आर्मर, सही है। क्यों, क्या करेंगे अगर आपको इमोशनली वल्नरेबल होना अलाउ नहीं किया, कंप्लेन करना अलाउ नहीं किया, गुस्सा करना अलाउ नहीं किया, रोना अलाउ नहीं किया, चिढ़ना अलाउ नहीं किया, throwing a tantrum was not allowed, meltdowns रेगुलेट नहीं किए, फिर बताया भी नहीं कि इतने बड़े इमोशंस के साथ करना क्या है। तो जब गुजर गई टीनेज, शादी की एज आ गई, बन गए अडल्ट्स, बन गए भाई, फ्रंटल लोब्स बन गए, सारा कुछ जैसे तैसे बन गया, वो जंगल भी बन गया, सब कुछ हो गया, तो पहना हुआ है ना आर्मर, वो रेजिस्टेंस है। अब वो किस चीज की रेजिस्टेंस है? वो अंदर से टूट फूट के ऊपर का एक आर्मर पहना हुआ है, ऊपर से गुस्सा है, ऊपर से पता नहीं क्या नजर आ रहा है, अंदर से कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ। और फिर होता क्या है, हम लोग वही जो हम साइकिल की बात कर रहे थे, एंड देन दीज पीपल गेट मैरिड, दीज किड्स, दीज वुंडेड किड्स गेट मैरिड, और फिर इन रेजिस्टेंस के साथ ही एंटर होते हैं, सही है, उस रिलेशनशिप में। और उसके बाद रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस टू अंडरस्टैंड। मेरी तो कभी कोई बात ही नहीं सुनता, मेरी कब सुनी है किसी ने? ये किसकी बात हो रही है? किसने नहीं सुनी? शादी तो कल हुई है तुम लोगों की, कभी नहीं हुआ। मैं सारी जिंदगी मेरी गुजर गई ये करते करते, सारी जिंदगी कैसे व्हाट इज दैट जिंदगी दैट्स कमिंग अप फॉर यू एंड यू हैव जस्ट गॉटन मैरिड, सही है। वेयर इज दैट ऑल दैट बैगेज, ऑल दैट, यू नो, लाइक वो जो पूरा ट्रॉमा वॉमिटिंग है जो उस रिलेशनशिप में हो रही है, सही है। और फिर आर्मर भी पहना हुआ है ऊपर से ना, क्योंकि ना खुद रेगुलेट करना आया, ना अगले बंदे के लिए कुछ है, समझ ही नहीं आ रहा कि यार अब क्या करना है। वो है ना, द बिगेस्ट पेंडेमिक इन द वर्ल्ड इज बैड पेरेंटिंग एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट।
बिकॉज हम लोग फैमिली यूनिट की बात करते हैं, हम लोग फैमिली वैल्यूज की बात करते हैं. एक बहुत फेमस कोट है मारिया मोंटेसेरी की. शी सेड द चाइल्ड इज अ होप फॉर मैनकाइंड. वो जो बच्चा है ना, वो पूरी सोसाइटी का निचोड़ आ जाता है वहीं पे. ये रही आपकी सोसाइटी की बेटरमेंट, ये रही आपकी सोसाइटी का फ्यूचर. इट ऑल कम्स डाउन टू लाइक द सिंगल यूनिट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी. वो बच्चा है. दैट इज द होप. अ न्यू बॉर्न बेबी इज होप. कि यू नो ये बच्चा है. अब आपके ऊपर है, अब आपने उस होप के साथ करना है. It's an empty slate. यस. Chinese कहते हैं ना tabula rasa. An empty slate. A child is an empty slate. You can write whatever you want on it. उस point पे क्या लिखोगे आप उस, तुम कहेंगे it's hope. और हम जो है वो उसको कितना लिमिट कर रहे हैं, मतलब यू नो. अच्छा मज़े की बात है मार्क्स, a child never asks for branded clothes. पहले 5-6 साल की बात करूँ कि ना वो ब्रांडेड क्लोथ मांगेगा, ना कोई बहुत फैंसी वो मांगेगा. कोई भी चीज़ फैंसी नहीं मांगेगा, वो किसी चीज़ का भी खेलेगा, वो चम्मच भी बजा लेगा. ठीक है. लेकिन अब पेरेंट्स जो हैं, हम लोग सब उसमें लगे रहते हैं कि उनको बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करें. नॉट फॉर देम. मुझे ऐसा लगता है समटाइम्स इट्स नॉट फॉर देम, इट्स फॉर ओन, इट्स फॉर योर सेल्फ. कि आप उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करें जो मे बी शायद आपको नहीं मिली, या मे बी यू वॉन्ट देम टू हैव इट बट यू आर नॉट थिंकिंग व्हाट डू दे वांट. आप उस सारे चक्कर के अंदर आप उनके लिए प्रेजेंट ही नहीं हो, देन व्हाट्स द पॉइंट. ऐसा है. जो द होल पॉटी ट्रेनिंग सिचुएशन एंड हाउ दैट हैज बीन माय बिगेस्ट स्ट्रगल. और उसमें क्या है, अगर मेरा बच्चा टाइम पे पॉटी ट्रेन नहीं हुआ और मुझे लोग कह रहे हैं ये अभी तक पैम्पर में, ये अभी तक पैम्पर में, मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही. सही है. मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही है, मुझे अपना आप इनएडिकेट लग रहा है, मैं नहीं ब्लॉक कर पा रही इस बात को, मैं प्रेशर ले रही हूँ ना इस चीज का. सही है. अब अगेन अल्हम्दुलिल्लाह was able to make that choice of not putting any pressure on Muhammad, but yes, it was excruciating pain. वो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो हो गई वो पूरी. लेकिन उसके बाद अब अगेन ना वही वाली बात है कि वो आपके लिए एम्बैरेसिंग था ना, उसके लिए नहीं. उसको तो पता ही नहीं. उसको तो उसके लिए तब होता जब मैं उसको शेम करती, जब मैं कहती कि मतलब कि तुम्हारी वजह से मुझे ये एम्बैरेसमेंट हो रही है ना, मैं उसको पिटाई कर करके उसको मैं करवाती. तुम इतने बड़े हो गए हो. एंड आई वुडंट हैव केयर्ड कि वो पूरी पॉटी ट्रेनिंग उसके ऊपर क्या असरात करेगी. लेकिन मैं अपना काम तो करूँ ना, मैं अपनी तो ये 10-4 लोगों के अंदर अपनी तो वो कर लूँ. सही है. एंड व्हेन ही वाज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग पॉटी ट्रेन्ड, तो उसके लिए ये कॉन्वर्जेशन अराउंड गोइंग टू द वॉशरूम, पीइंग एंड पूपिंग एंड यू नो ये इतना नॉर्मल हो गया था कि जो भी हमारे घर आ रहा था वो उससे ये बातें कर रहा था. हर किसी से वो ये बात कर रहा था कि डू यू पूप, डू यू पी, दिस इज मामाज वॉशरूम, दिस इज अब्बूज, यू नो. अब उस पॉइंट पे भी कि कुछ लोग तो आपके ज़ाहिर क्लोज होते हैं, उनसे तो आपको नहीं वाले इतने प्रॉब्लम्स होते, लेकिन हर किसी से कर रहा था ना वो. तो आप अब उसमें भी क्या हो रहा है, उसको तो नहीं एम्बैरेसिंग लग रहा है, उसके लिए तो एक नई चीज है जो उसकी जिंदगी में हो रही है. ही इज सो एक्साइटेड अबाउट इट कि यू नो आई फाउंड दिस न्यू प्लेस वेयर यू गो एंड यू वॉश योरसेल्फ. तो उसके लिए तो वो एक वो चीज थी ना. तो सो एंड देन लेटिंग हिम डू दैट, क्योंकि मैं ये कह रही हूँ कि जिससे ये कर रहा है वो अडल्ट है और ये 4 साल, बल्कि छोटा था उस टाइम पे, तो थोड़ा छोटा था. मैं कहती नहीं, इसको नहीं करूंगी मैं, इसको करूंगी मैं. डोंट, चलो जज भी कर लो, अपने हद तक रखो. नो आई एम नॉट टेकिंग. तो इट्स माय एम्बैरेसमेंट दैट इज कमिंग अप फॉर मी. और ये मेरे पास ये चॉइस है कि वही वाली बात है ना, इट्स नॉट अबाउट ब्लेम. कब तक बॉल पास करते रहेंगे, है ना. It's not about blame. I remember that I think it was the first time we went to the mall with Muhammad and उसने का tantrum throw किया उसने and he lied down on the floor and everybody is watching. Now everybody is watching. It's extremely embarrassing. वो तुम्हारी वाली situation. I remember that again obviously मैं उसको खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि गंदे हो रहे हैं कपड़े और ये सारा कुछ हो रहा है. I'm just trying. या मतलब you know, I am embarrassed. And then we went home and then we had a discussion about it.
आई वाज लाइक यार यस, मैं उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो तो अपना एक्सप्रेस कर रहा था। एंड व्हाट डिड वी डू, व्हाट डिड एटलीस्ट आई डू, आई जस्ट ट्राइड कि यार मतलब जल्दी से करूँ और कोई डिस्टर्ब ना हो जाए, यू नो, बिकॉज दैट्स व्हाट यू हैव सीन growing up, you know, it just takes so much time and effort and just love for your child, जो कि अल्लाह ताला ने वैसे ही रखा हुआ है। Just think about it and let him express and just keep on thinking कि चाहे वो 17 का है, चाहे 16 का है, चाहे वो 5 का है, वो छोटा है, वो एडल्ट नहीं है, उससे वो एक्सपेक्टेशंस आप नहीं रखें, उनको एक्सप्रेस करने दें, लेट देम स्पिल, उनको करने दें ये सारा कुछ। स्पेशली आप, दिस इज द लीस्ट यू कैन डू, स्पेशली व्हेन यू आर नॉट इवन मॉडलिंग इट, एटलीस्ट उनको तो कुछ करने देना। मतलब वही वाली बात है, वो तो मैं कह रहा था कि मक्स आखिरी 3-4 महीने आके पेरेंट्स जो हैं वो पीछे पड़ जाते हैं बच्चों के, अचानक से पूरा साल गायब हैं, अचानक 3 महीने एंड पे बच्चे स्कूल आना शुरू कर देंगे, बच्चे का रिजल्ट आ रहे हैं, ख़राब आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, अब बच्चों से कंप्लेन करेंगे ये सब कुछ आखिरी टाइम पे करते हैं। तो भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम तो यही कर रहे हो, दैट्स द बिहेवियर यू हैव मॉडल्ड। तो अगेन तुम्हारी वाली बात है, इट्स आवर ओन एम्बैरेसमेंट, जो कि हम लोग जो है वो बचाना चाह रहे होते हैं। बच्चे को तो कुछ भी नहीं होता, बच्चा जो है वो he just wants to express himself. I think हमने काफ़ी, I think we can go on for another hour. लेकिन I'll just go back to how we started the conversation कि शादी सीजन है और सारी बातें हो रही होती है, लेकिन हम उस बच्चे को निगलेक्ट कर रहे होते हैं जिसका एग्ज़ाम है। मेरे लिए जब मैं शादी सीज़न के बारे में स्पेशली पिछले 2-3 सालों से जो एक बहुत प्रोमिनेंट थीम रही है, जो कि मेरे लिए बहुत आई वोंट से मेरे लिए मेरा एक सर्टेन इमोशनल चार्ज है, एंड दैट इज अराउंड कंसेंट। जो हम परमिशंस की पर मेरे लिए वो इट जो कंसेंट है ना, जो परमिशन होती है, जो हामी होती है किसी चीज की, लाइक कबूल है ना, कबूल है भी तो कंसेंट है ना, परमिशन है ना, हाँ हामी भर रहे हैं ना किसी चीज के लिए, 3 दफा कंफर्म करके, ठीक है। तो मेरे लिए ना मतलब एक जो लार्जर थीम है, और इस दफा जो है वो आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन माय एपिसोड ऑफ अनलर्न विद ज़ैनब, एंड और भी हमारा कंटेंट आएगा, तो हम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंसेंट इन अ ब्रॉडर वे। लेकिन ये जो पेरेंटल रिलेशनशिप के अंदर जो हम परमिशंस की बात करते हैं, जो साइकोलॉजिकल परमिशंस की बात करती हैं, जब ये परमिशंस हमारे पेरेंट्स हमें नहीं देते, तो हमें एज अ चाइल्ड तो यही पता होता है ना कि जिंदगी में जो पहला प्राइमरी रिलेशनशिप था उसने कभी अलाउ ही नहीं किया कि मैं हामी भरूं या ना भरूं। उसने तो मुझसे पूछा ही नहीं, मुझसे तो कुछ भी नहीं पूछा। हमारे यहाँ तो टीनेजर्स की क्या बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग मेडिकल करने की परमिशन नहीं है अभी तक, बच्चों को आर्ट्स लेने की परमिशन नहीं है, बड़े बड़े फैसले अभी तक जबरदस्ती शादियां होती हैं हमारे यहाँ। तो वो परमिशंस जब जिंदगी के पहले रिलेशनशिप में ही नहीं मिलेंगी, तो उसको तो यही पता लग गया कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मुझसे कोई कुछ लेते हुए या मेरे ऊपर कुछ मुसल्लत करते हुए मुझसे परमिशन ले। एंड दैट फॉर मी इज लाइक अ वेरी लाइक दैट्स हाउ आई लुक एट शादी सीजन। मेरे लिए वो हमेशा एक वुंडेड चाइल्ड से वुंडेड इंडिविजुअल इन अ रिलेशनशिप, लाइक वो वुंडेड ही है इस रिलेशनशिप में भी, और अब जब उसकी शादी हो रही है वो वहां पे भी वही वुंडेड चाइल्ड के साथ जा रहा है। वो वुंडेड चाइल्ड तो अंदर ही है ना, वो हील तो नहीं हो रहा। सो आई गेस फॉर मी लाइक दिस इज लाइक अ ब्रॉडर थीम दैट आई एम लुकिंग एट इट दिस Shadi season, and I think this was a very good start. This conversation was a very good start to that. It is actually, and it's connecting with the whole colonized concept as well. जो तुम कह रही थी ना कि love is so colonized कि वो मास्टर ऑफ वो रिलेशनशिप है, और जब बच्चे को पहले से कंसेंट नहीं मिली, तो जब वो एक और रिलेशनशिप में जाएगा, मोहब्बत के रिश्ते में जाएगा, तो उसको भी यही लगेगा मुझे किसी से कोई कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं। तो यहीं पे एंड करते हैं फिर। आपको दे दें अपना CTA। सही मेरा मशहूर होता जा रहा है, लेकिन आप इसको लाइक और शेयर करें, और शैतान आपको ये शेयर करने से रोकेगा, लेकिन आपने बिल्कुल उसकी बात नहीं मानी। अल्लाह हाफ़िज़।